नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस लेक्चर सीरीज में। एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम अकॉर्डिंग द सिलेबस नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, वो है अपना परिवहन तंत्र। इससे पहले हम पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल देख चुके हैं, नदियाँ, झीलें देख चुके हैं, प्राकृतिक वनस्पति देख चुके हैं, विश्व की कृषि देख चुके हैं, उसके अलावा विश्व के औद्योगिक प्रदेश और प्रमुख उद्योगों को देख चुके हैं। अब सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा हुआ परिवहन तंत्र, तो हमें उसे बास्ट करके जितना अधिकतम हो सकता है उतना बनाना है। एंड आई सेड कि मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, तो इतने शानदार इन्फोग्राफिक एंड बेस्ट इमेजेज। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा, हो सकता है वो आपके एग्जाम में उतने काम के नहीं रहे, लेकिन बेसिकली और कभी आंसर राइटिंग की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे, जो मैं फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट में बताऊँगा। तो परिवहन नेटवर्क का परिचय। अब परिवहन नेटवर्क क्या होता है? परिवहन नेटवर्क एक बेसिक सी चीज़ है कि भाई दो स्थान हैं, स्थान ए और स्थान बी। हमारे पास में कुछ सामान है, हमें मान लीजिए कि बुक्स हैं। अब हम इन बुक्स को मान लीजिए बी बी वाला स्थान पे यहाँ पे कोई व्यक्ति है, उसके पास पहुँचाना है। तो किसी भी बुक्स हो या व्यक्ति हो, इवन इफ आज के टाइम पे हम सूचना भी बोल देते हैं कि अगर हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या सूचना को एक स्थान से और दूसरे स्थान तक पहुंचाना, यही क्या कहलाता है? परिवहन। ये क्या कहलाता है? परिवहन, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट जो है वो हमें विश्व का पढ़ना है। अब होता क्या है कि चलो पहले एक बार ओवरव्यू बताता हूँ। परिवहन, अब यहाँ से और यहाँ तक कैसे पहुँचा सकते हैं? पुराने समय पे तो आदमी क्या है, खुद से पैदल जाता था, सामान ले लेके पैदल जाके और पहुँचाता था। फिर धीरे धीरे घोड़े वगैरह यूज करने लगे, उसके अलावा बैलगाड़ी वगैरह का आविष्कार हुआ। ठीक है, और भी कुछ ऐसे साधन यूज किए जाने लगे जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके। फिर आता है औद्योगिक क्रांति का दौर, और औद्योगिक क्रांति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंजन का आविष्कार होना, और इंजन के आविष्कार से बनती हैं कारें, मोटर। ठीक है, एंड सबसे इम्पोर्टेंटली कि भाप का इंजन बनता है तो रेल। तब आदमी एक स्थान से दूसरी जगह इस तरीके से ले जाता है। उसके अलावा नदियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरी जगह तैर करके जाया जाता था। बाद में नाव, बोट्स का आविष्कार कर लिया तो वो जाने लगे थे। एंड लास्टली इस 20वीं शताब्दी में, पिछले 100 सालों के ऊपर, जो राइट बंधु थे उन्होंने एक दो एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे एक चीज़ सफल हुई जिसे बोलते हैं हम वायु परिवहन। 1926 से ऑफिशियल रूप से जो है वो वायु परिवहन की भी शुरुआत हुई। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को, व्यक्ति को या सूचना को पहुंचाना ही परिवहन कहलाता है। और परिवहन के अगर प्रकार करने जाओ आप, तो 3-4 प्रकार से आप कर सकते हो। एक प्रकार आप कर सकते हो, बोले सर सड़क माध्यम से हम जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दिल्ली से मान लीजिए कि कोई सामान, वस्तु या सूचना आपको मुंबई पहुंचानी है, तो बोले सर सड़क से जा सकते हैं। सड़क में छोटी सड़कें होंगी, कच्ची सड़कें होंगी, पक्की सड़कें होंगी, स्टेट हाईवे होंगे, नेशनल हाईवे होंगे, एक्सप्रेस वे होंगे। इस तरीके से अलग अलग प्रकार की सड़कें भी हो सकती हैं। तो पहला प्रकार आप ये बोलेंगे सर स्थल मार्ग में हम नॉर्मली सड़क से जा सकते हैं। अब स्थल मार्ग में ही हमारे पास में रेलवे का भी ऑप्शन है, क्योंकि रेलवे की ट्रैक बिछे हुए हैं, तो मुंबई से दिल्ली जाना होगा कुछ सामान के लिए, तो हम रेलवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परिवहन के प्रकार में एक हुआ सड़क, एक हुआ रेलवे। कौन से वाले में? स्थल मार्ग वाले में। उसके अलावा दूसरा तरीका क्या हो सकता है? बोले सर इस चीज़ को ना हम पानी के माध्यम से भेज दें, जल मंडल के माध्यम से भेज दें। अब जल मंडल के माध्यम से कैसे भेजा जा सकता है? या तो नदी के माध्यम से भेजा जाए। मान लीजिए कि कोई सामान अपने को कानपुर, इलाहाबाद से लेके, इलाहाबाद या प्रयागराज से लेके और कलकत्ता तक पहुंचाना है, तो बोले गंगा नदी जी जा रही है ना, उसमें डाल दीजिए। ठीक है, बोट के द्वारा पहुंचा दीजिए। तो इसे बोलते हैं अंतः स्थलीय, मतलब अंतरमार्गीय, अंतर्देशीय। देश के अंतर्गत ही होता है। अंत है जल मार्ग। ठीक है, और हमने यहाँ पे वाटर हाईवेज भी बना रखे हैं अपने इंडिया के अंतर्गत। जैसे वाटर हाईवे नंबर 1 है अपना प्रयागराज से लेके और हल्दिया तक। वाटर नंबर 2 है असम में, सरिया टू धुबरी तक। ठीक है, वाटर नंबर हाईवे नंबर 3 केरल के अंतर्गत आता है। तो अगर हम अपने ही देश में अंतःदेशीय अगर कर रहे हैं तो अंतःदेशीय जलमार्ग। और अगर हमें भारत से कोई सामान, अगर मान लीजिए कि अपना भारत है और यहाँ से कोई सामान यूरोप भेजना है, अमेरिका भेजना है, अफ्रीका भेजना है, या रूस भेजना है, या उन देशों से सामान मंगाना है, तो
तो हम मोस्ट प्रोबेबली यूज करेंगे अपना समुद्र मार्ग वाला रास्ता, समुद्रीय जल परिवहन। ठीक है, समुद्रीय जल परिवहन का उपयोग करेंगे। उसके अलावा चलो वाटर वाले दो तरीके देख लिए, नदी का देख लिया, समुद्र वाला देख लिया। उसके अलावा सर आप वायु के माध्यम से सामान को भेज सकते हो, तो हमारे पास आता है वायु परिवहन। अब वायु परिवहन में मेनली तो अपना जो हवाई जहाज होते हैं उनके द्वारा, या तो अपने देसी देश के अंदर जा रहे हैं, अगर आप दिल्ली से लेके मुंबई तक जा रहे हो तो अंतः देशीय, और अगर आप दिल्ली से लेके लंदन जा रहे हो, न्यूयॉर्क जा रहे हो, तो दूसरा देश अंतर्देशीय, दो देशों के बीच में हो गया। ठीक है, तो ये वायु परिवहन भी यूज किया जा सकता है। और सर और कोई तरीका हो सकता है? हाँ, एक और तरीका हो सकता है। बोले सर कोई तरल पदार्थ है, गैस है या लिक्विड जैसा कुछ पदार्थ है, उन चीज़ों के भेजने के लिए हम एक काम कर लें, हम एक पाइपलाइन बना देते हैं, और उस पाइपलाइन को बना के एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं। मान लीजिए कि मथुरा यहाँ पे है और इधर की साइड में अपना गुजरात का कोई भी पोर्ट ले लीजिए, कंडेला पोर्ट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे या मुंबई ले लिया, तो उनके बीच में हम पाइपलाइन बिछा देते हैं। अब हमें यहाँ गुजरात में जो तेल आएगा और उसे मथुरा में रिफाइनरी में पहुँचाना है, तो हम उसे सड़क से या रेलवे से नहीं ले जाएंगे, हम क्या करेंगे, वहीं कांडला पोर्ट से सीधा डाल देंगे इस पाइपलाइन में, और वो तेल मथुरा आ जाएगा और वहाँ से रिफाइन हो जाएगा, एंड यहाँ से फिर वापस वो जो है वो, तो इसे बोलते हैं पाइपलाइन, पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, ये भी प्रकार हो सकता है नया। ठीक है, ये भी प्रकार हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें कि सर आपने ये 4-5 प्रकार बता दिए, चलो ठीक है, सड़क परिवहन बता दिया, रेलवे परिवहन बता दिया, नदी वाला और समुद्र वाला रास्ता बता दिया, वायु परिवहन बता दिया, एंड पाइपलाइन वाला बता दिया। अब इनमें कुछ कीवर्ड्स आप देखो कि देखो सबसे फास्ट कौन सा हो सकता है? सर बिल्कुल वायु परिवहन सबसे फास्ट है। आप जो है वो दिल्ली से मुंबई जाओगे 1.5-2 घंटे में पहुंच जाओगे। अगर ट्रेन से जाना होगा तो आपको 24 घंटे, 48 घंटे कितने भी लग सकते हैं। आप बस से जा रहे हो और या अपनी कार से जा रहे हो तो भी 18-20 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो सबसे फास्ट कौन सा हुआ? वायु। लेकिन फास्ट के साथ साथ में ये कैसा है? बोले सर ये तो बहुत महंगा पड़ता है। आपने वायुयान का टिकट अगर हम कराएंगे तो दिल्ली से मुंबई का 12-15 हज़ार रुपये का पड़ेगा। उसकी बजाय अगर आप ट्रेन से जाओगे तो 700-800 रुपये का पहुंच जाओगे, तो 10 गुना भी अंतर ज़्यादा आ रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो फास्ट में पहुंचाना मजबूरी होगी। मान लीजिए कि कहीं दूसरी जगह आपको दवाइयाँ फास्ट में पहुंचानी है, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कम टाइम में ख़राब भी हो सकती हैं। अब जैसे कुछ फूल वगैरह या कुछ महंगी वस्तुएं जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है और जो लंबे समय तक नहीं रखी जा सकती। अगर उस चीज़ को मान लीजिए दिल्ली से लंदन आपको कुछ सामान ऐसा पहुंचाना है जो 3 दिन में ख़राब हो जाता है, तो आप उसको समुद्र मार्ग से पहुंचाने की बजाय आप वायु परिवहन चूज करोगे, क्योंकि समुद्र मार्ग वाला रास्ता पड़ेगा 30 दिन का, 28 दिन का, 25 दिन का कम से कम। और अगर वो 3 दिन में खराब हो रहा है तो फिर आप एयरपोर्ट के थ्रू, परिवहन वायु परिवहन के थ्रू 1 दिन में पहुंचा दीजिए। तो ये महंगा है लेकिन फास्ट है। ठीक है, अब आते ही बात सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे सस्ता कौन सा है? तो सबसे सस्ता है अपना जल परिवहन। ठीक है, जल परिवहन, जल परिवहन। तो इसलिए जितना भी देशों में, दो देशों के बीच में अंतः देशीय एक देश के अंतर्गत होता है तो फिर सड़क का और बाकी सब चीज़ों का उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन जितना दो देशों के बीच में जितना भी माल का आपूर्ति होगी वो सब 80% माल जो है वो समुद्र के रास्ते जाएगा, समुद्र के रास्ते जाएगा। क्योंकि दो देशों के बीच में सड़क बनाना, रेलवे लाइन बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ज़्यादातर 80 से 90% माल की ढुलाई जो होगी वो किस रास्ते से होगी? वो समुद्री रास्ते से होगी। और इसलिए हमारा इस लेक्चर का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? समुद्री रास्तों के बारे में पढ़ना। ठीक है, उसके अलावा हम थोड़ा सा सड़क परिवहन के बारे में देखेंगे, रेलवे में देखेंगे, बट उनके रिगार्डिंग डाटा है नहीं, क्योंकि विश्व का परिवहन तंत्र पढ़ना है, दो देशों के बीच का पढ़ना है, हमें भारत के अंदर का नहीं पढ़ना है, विश्व का। अब विश्व का 80 से 90% जब दो देशों के बीच में समुद्री रास्ते से हो रहा है तो समुद्र वाले पे हम फोकस कर लेंगे। तो बेसिकली आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई परिवहन क्या है? परिवहन वस्तु हो, व्यक्ति हो, सूचना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, लेकिन वर्तमान में हम सड़क मार्ग के माध्यम से, रेलवे माध्यम से, पानी के माध्यम से, वायु के माध्यम से और पाइपलाइन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। और मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? क्योंकि जल परिवहन सबसे ज़्यादा सस्ता है एंड विदेशों से साथ में व्यापार करने के लिए जल परिवहन का ही उपयोग होता है। अगर आप याद करें इतिहास में
तो एक टाइम पे जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो हमारे लोग मेसोपोटामिया तक, इवन मिस्र की सभ्यता तक जाते थे व्यापार करने के लिए, लेकिन वो समुद्र के रास्ते जाते थे। अगर याद करें आप, भारत पे पहली बार भारत की खोज करने के लिए यूरोप से जो आया था वो व्यक्ति वास्को डी गामा, वो समुद्र के मार्ग के रास्ते आया था। और समुद्र में ही पावरफुल होने के कारण, ब्लू वाटर नेवी होने के कारण ही अंग्रेजों ने, ब्रिटेन वालों ने, इंग्लैंड वालों ने पूरे विश्व में राज किया था, क्योंकि उनके पास में समुद्री सेना सबसे ज़्यादा मजबूत थी। जिसने समुद्र पे कब्जा कर लिया वही सबसे बड़ा राजा होता है विश्व को कंट्रोल करने वाला। इवन इफ एज ऑफ नाउ, आज के दिन भी ब्लू वाटर नेवी रखने वाला एक सबसे बड़ा देश है, वो है यूएसए। और यूएसए ही पूरे देशों पे, ज़्यादातर यूएसए ही पूरे विश्व के समुद्रों पे एक तरीके से कंट्रोल रखे हुए, तो आज के टाइम पे वो सबसे बड़ी पावर के रूप में है। हमारे इतिहास में और देखें तो जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज रहे थे उनके पास में भी बहुत बड़ी नौसेना थी। उसके अलावा चोल साम्राज्य में जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी नौसेना और व्यापार करने के लिए बहुत बड़े बड़े जहाज़ों का उपयोग किया जाता था। तो ये अपना चैप्टर है जिसे हम शुरुआत कर रहे हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। चलो, नाउ वी कैन कम ऑन आवर पीपीटी प्रेजेंटेशन। परिभाषा: व्यक्तियों, वस्तुओं, सूचनाओं को स्थान ए से स्थान बी तक सुचारू रूप से स्थानांतरण ही परिवहन कहलाता है। आ गया समझ में? अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं आप। यहीं पे मैं जब आपको बोल रहा था कि व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, ये व्यक्ति ए और व्यक्ति बी ये क्या हैं? ये एक टर्मिनल है। जहाँ यात्रा शुरू हो रही है वो एक टर्मिनल है, और जहाँ यात्रा समाप्त हो रही है वो दूसरा टर्मिनल है। ठीक है, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी जहाँ यात्राएं शुरू हो रही हैं वो टर्मिनल है। इसको आप ना पूरी कहानी को इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। अभी जो 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, एक आता है टर्मिनल का, ठीक है, एक आता है नोड्स का, और एक आता है लिंक्स का। ठीक है, और इस सब को मिलाकर के नेटवर्क बनता है। इन सब को मिलाकर के नेटवर्क बनता है, सड़क का जाल बनता है, नेटवर्क बनता है। तो दो टर्मिनल होते हैं। मान लीजिए कि आप किसी राज्य में, ये अपना राजस्थान राज्य है, ओके, इस राज्य में ये जयपुर जिला है। जयपुर जिले के एक गांव में रहते हैं, ठीक है, और गांव का नाम है श्यामपुरा। मान लीजिए XYZ कोई भी नाम मान लीजिए, श्यामपुरा इस गांव का नाम है। तो आपको यहाँ से, और आपको जाना है, मान लीजिए कि आपको जाना है कुछ भी यूपी के किसी, मान लीजिए ये यूपी है, यूपी में ये कानपुर जिला है, इस कानपुर जिले के एक गांव में जाना है, उसका नाम है रामपुरा। ठीक है, अब दो टर्मिनल कौन कौन से हो गए जहां से आप शुरू करोगे यात्रा? वो श्यामपुरा से, और दूसरा टर्मिनल क्या होगा? रामपुरा तक। अब आप क्या करोगे? क्या आपके गांव से श्यामपुरा से कानपुर के रामपुरा तक सीधी बस जा रही होगी? नहीं, मुश्किल चांस है, नहीं जा रही होगी। आप क्या करोगे? सबसे पहले आओगे जयपुर। ठीक है, जयपुर आओगे। जयपुर आने पे ही आपको जयपुर पे बहुत सारी जगहों से जो है वो बस आ रही होंगी। ठीक है, और जयपुर से बहुत सारी जगहों के लिए बस जा रही होंगी। तो टर्मिनल तो क्या हो गया? जहां से यात्रा शुरू कर रहे हो। फिर जहां पे बहुत सारे रास्ते आकर के मिलते हैं उन्हें बोला जाता है नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स। एक जगह जहां पे सारी चीज़ें आके मिलती हैं वो होती हैं नोड्स। हो सकता है ये आपका जो बस स्टैंड हो, जैसे अपने जयपुर में सिंधी कैंप बस स्टैंड है, या रेलवे स्टेशन हो, वो जिले वाइज हो सकता है। तो ये नोड्स होते हैं जहाँ पे लिंक्स आके जुड़ती हैं, और इस सड़क को या रेलवे लाइन को, इनको लिंक्स बोला जाता है। ये जोड़ने वाला काम करती है, लिंक्स बोला जाता है। फिर आप यहाँ से जाओगे कानपुर शहर, और फिर वहाँ से फिर दूसरा आप रास्ता लोगे। ठीक है, तो जहाँ आकर के सारे रास्ते आके मिल रहे हो वो तो हो गए नोड्स, जहाँ से आप शुरू कर रहे हो वो टर्मिनल, और इस पूरे सिस्टम से मिलकर के जो बनता है वो नेटवर्क होता है, पूरा जाल होता है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे डाली हुई है। परिवहन नेटवर्क के घटक क्या होते हैं? टर्मिनल, जहां आप यात्रा समाप्त या शुरू होती है वो क्या होता है? टर्मिनल। नोड्स, जहां वह बिंदु जहां मार्ग मिलते हैं, रेलवे स्टेशन हो सकता है, बंदरगाह हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, या बस स्टैंड हो सकता है। और लिंक्स क्या होती हैं? दो नोड्स को जोड़ने वाला रास्ता, वो सड़क के माध्यम से हो सकता है, रेल के माध्यम से होता है, हवाई माध्यम से हो सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद हो जानी चाहिए। टर्मिनल, जहाँ से यात्रा आप शुरू कर रहे हो या समाप्त कर रहे हो वो वाली जगह। नोड्स, जहाँ पे आके सभी रास्ते मिल रहे हैं, और वो रास्ता लिंक्स कहलाता है, जो नोड्स को जोड़ता है। वो सड़क हो सकता है, रेल हो सकता है, पटरी, हवाई मार्ग हो सकता है। और परिवहन के प्रमुख माध्यम कौन से हैं? स्थल वाला मैंने बताया, सड़क मार्ग या रेल मार्ग।
जल वाला मैंने बताया या तो नदी अंतःदेशीय है या विदेशों में भेजने वाला सिस्टम है, तो ये समुद्र वाला, ये नदी वाला। एंड वायु वाला है, उसके अलावा तरल और गैस के लिए हम पाइपलाइन के थ्रू जो है वो भेज सकते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति आए, मेटकाफ नाम के व्यक्ति, ये याद नहीं रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसे समझने का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस कभी बाई चांस प्रीलिम्स में पूछ ले या मेंस में भी बाई चांस पूछ ले तो ये रट लेना बस कीवर्ड में, कि किसी नेटवर्क का मूल्य उसके नोड्स की संख्या के वर्ग के समानुपाती होगी। जितने ज़्यादा नोड्स होंगे उतना ही नेटवर्क जो है स्क्वायर में बढ़ जाएगा, तो नेटवर्क वैल्यू प्रोपोर्शनल टू नोड्स का स्क्वायर। ठीक है, कम नोड्स होंगे तो नेटवर्क वैल्यू कम होगी, ज़्यादा नोड्स होंगे कनेक्टिंग करने वाले तो फिर नेटवर्क वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। बस सीधा सा सिस्टम है, जितने ज़्यादा नोड्स उतनी ज़्यादा नेटवर्क वैल्यू। यहाँ देखिए एक ही नोड्स है तो फिर नेटवर्क वैल्यू भी एक ही रहेगी, यहाँ 1 2 3 4 तो फिर इनमें नेटवर्क ज़्यादा बढ़ गया, और यहाँ पे थोड़े ज़्यादा हो गए तो नेटवर्क किस तरीके से कनेक्टेड हो गया। तो नेटवर्क वैल्यू प्रोपोर्शनल टू नोड्स स्क्वायर, याद रख लेना, नेटवर्क की वैल्यू नोड्स स्क्वायर के समानुपाती होती है। दैट्स इट। ये किसने बोला है? मेटकाफ ने बोला है। अब इस पर ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके अलावा भी बेसिक चीज़ों में ये परिवहन नेटवर्क के अदर काइंड की, भाई वो किस तरीके की संरचना बना रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि कभी आप दिल्ली गए हों, दिल्ली में जो अपना मुख्य दिल्ली है, जिसे हम अपना NCR अपना प्रमुख नया कैपिटल रीजन के रूप में बोलते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आप जाओगे राष्ट्रपति भवन और पास में, तो वहाँ पे आपको मुख्य केंद्र एक चौराहा मिलेगा, उसे इस तरीके से सड़कें निकलती हुई दिखेंगी आपको, इस तरीके से वृत्ताकार में, तो इसे बोलते हैं रेडियल नेटवर्क। ठीक है, रेडियल नेटवर्क, एक प्रमुख केंद्र होगा, राजधानी होगी या शहर होगा, और चारों दिशाओं में इस तरीके से रास्ते निकल के जा रहे होंगे, तो ये होता है रेडियल नेटवर्क। नई दिल्ली में जो कनॉट पैलेस वाला इलाका है, उसके अलावा लंदन, पेरिस, वहाँ पे इस तरीके से नेटवर्क है जो कि रेडियल बनाता है, जो वृत्ताकार आकृति बनाता है। ठीक है, एक होता है ग्रिड वाला। अब ग्रिड वाले में तो हम सिंधु घाटी सभ्यता पे भी चले जाएं, जहाँ पे सड़कें एक दूसरे को क्या काट रही हैं, समकोण पे काट रही हैं। और वर्तमान में अगर आप चंडीगढ़ घूमे होंगे तो वहाँ पे इसी तरीके से सेम टू सेम 90 डिग्री पे एक दूसरे को सड़कें काटती रहती हैं, ग्रिड या जालदार पैटर्न बना लेती हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जैसे कि यहाँ पे कनाडा में, USA में बहुत सारा देखने को मिलता है, और हमारे इंडिया में बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलता है, या चंडीगढ़ के पास में मोहाली हो या पंचकुला हो, दोनों में देखने को मिलता है। और नए नए शहर इसी तरीके से बचाए जा रहे हैं आज के टाइम पे। तो एक होता है रेखीय, बिल्कुल लीनियर, सीधा सा जा रहा है, बस इस तरीके से समानांतर मार्ग चल के जा रहा है। नदी है एक कोई, और नदी के पैरेलल में एक रोड जा रहा है, बस इसी को बोल देते हैं, बस किसी के सारे, किसी भौगोलिक बाधा या सुविधा, जैसे नदी हो, तटरेखा हो, पर्वत घाटी हो, इसके समानांतर रास्ता जा रहा है। कोई पर्वत है इस तरीके से, उसके पैरेलल में एक रास्ता जा रहा है, उसे हम बोल देते हैं रेखीय। ठीक है, जैसे राइन नदी घाटी जर्मनी में है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। और एक होता है हब एंड स्पोक। हब एंड स्पोक में क्या होता है कि केंद्रीय हब होता है, छोटे छोटे केंद्र और होते हैं, सारा सामान केंद्रीय हब में आता है और फिर यहीं से दूसरी जगह भी भेजा जाता है। ये जस्ट नॉर्मली आज के टाइम पे जो ई-कॉमर्स सिस्टम यूज होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है, या व्यापार में भी बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। ठीक है, आजकल ज़्यादातर कंपनियां अपना हब एक देश में बना लेती हैं जहाँ पे टैक्स की वैल्यू कम हो, टैक्स बहुत कम लिया जाता हो। तो मान लीजिए दुबई, तो दुबई है वो एक एक्सपोर्ट हब के रूप में विख्यात हो गया। सारी कंपनियां वहाँ पे अपना कार्यालय खोलती हैं, पूरा सामान वहाँ पे भेजती हैं, फिर वहाँ से सभी देशों में भेजा जाता है। जो सामान बन के गया है वो पहले हब में भेजा जा रहा है, फिर हब से सब जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बस नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय हब में कोई स्पोक रूट्स, कई स्पोक या रूट्स जुड़े हुए होते हैं। ये एयरलाइन और शिपिंग में सबसे ज़्यादा चलता है, जैसे दुबई का एयरपोर्ट या सिंगापुर का एयरपोर्ट। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, स्पाइक एंड हब एंड स्पोक। ठीक है, स्पोक यानी तिलियाँ, हब एंड स्पोक। आ गया बात समझ में? ठीक है, बेसिक आ गया, इसमें से सवाल बनने का कोई चांस है नहीं। एंड नाउ हम आते हैं सड़कों के प्रकार। ये बेसिक पता है, कच्ची सड़कें सामान्यतः मिट्टी की बनी होती हैं, वर्षा ऋतु में कोई काम की नहीं रहती हैं। बचपन में आपने देखा होगा, अगर गांव से हो तो कीचड़ का रास्ता हो जाता था। फिर पक्की सड़कों का कॉन्सेप्ट आया, गिट्टी से, कंक्रीट से और कोल तार से इन्हें बनाया जाता है, ऑलमोस्ट 12 होती है। फिर उससे ऊपर आया हाईवेज का कॉन्सेप्ट, महामार्ग का कॉन्सेप्ट, ये लंबी दूरी के स्थानों को जोड़ने के लिए कवर किया जाता है। अब इसमें बेसिक डेफिनेशन के रूप में ऐसा बोला जाता है कि 80 मीटर चौड़ा ये होना चाहिए।
और अलग अलग लेन होनी चाहिए, जाने की और आने की 2 लेन तो कम से कम होनी चाहिए, तब वो हाईवे कहलाता है। ठीक है, और फ्लाईओवर्स वगैरह होने चाहिए फास्ट। बट कीवर्ड में ये 80 मीटर चौड़ाई वाला पॉइंट याद रख सकते हो। सीमावर्ती सड़कें ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के किनारे होते हैं, पाकिस्तान के सहारे हो, नेपाल के सहारे हो, चीन के सहारे हो या म्यांमार के सहारे हो। तो अपने यहाँ पे तो अपना बॉर्डर फोर्स जो है वो उसके द्वारा बनाई जाती है, बीआरओ के द्वारा बनाई जाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है। अब आता है हमारा मेन पार्ट, और जो पार्ट है अपना पहला पार्ट वो आता है पहला जो हमने देखा था कि किस प्रकार का परिवहन। पहला परिवहन देखा था हमने सड़क परिवहन। ठीक है, सड़क परिवहन। अब सड़क परिवहन की कीवर्ड की बात करते हैं। ठीक है, सड़क में सड़क का ही तो मैंने अभी बताया था, कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें, और हाईवे के बारे में मैंने बोल दिया कि ये 80 मीटर चौड़ाई इसकी होनी चाहिए और दोनों साइड के रोड होने चाहिए और फ्लाईओवर्स होने चाहिए। अब सड़क में कीवर्ड याद रखने वाली बात बताता हूँ। पूरे विश्व में सबसे बड़ा सड़क का नेटवर्क कहाँ पे है, तो नंबर 1 पे आता है यूएसए। ठीक है, और आप जान के आश्चर्य होंगे, नंबर 2 पे आता है हमारा भारत और नंबर 3 पे आता है चाइना। ठीक है, हमारे भारत में ग्रामीण सड़कों का जाल बहुत बड़ा है, इसलिए हम नंबर 2 पे आते हैं सड़कों के मामले में। तो ये कीवर्ड के रूप में याद रखना है। विश्व में सड़क के मामले में, सड़क नेटवर्क के मामले में नंबर 1 पे आता है लेंथ में यूएसए, नंबर 2 पे आता है भारत और नंबर 3 पे आता है चाइना। ये आपका रटा हुआ होना चाहिए, यहाँ से सवाल बन सकता है। ऐसे ही मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा रेलवे। ठीक है, अब इस रेलवे वाले मामले में क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। पहले नंबर पे तो यूएसए रहेगा, दूसरे नंबर पे रूस आ जाएगा, तीसरे नंबर पे चाइना आ जाएगा और चौथे नंबर पे भारत आ जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात होगी। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात होगी। सड़क में यूएसए पहले पे, भारत दूसरे पे, चाइना तीसरे पे। एंड रेलवे में कंप्लीट रेलवे नेटवर्क में यूएसए पहले पे, रूस दूसरे पे, चाइना तीसरे पे और भारत चौथे पे। रूस का ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क बहुत लंबा है, उसके कारण रूस जो है वो आगे निकल जाता है और हमारा भारत जो है वो चौथे नंबर पे आता है रेलवे के नेटवर्क की वैल्यू में। ठीक है, तो यही चीज विश्व में सड़क परिवहन। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला है, भारत दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है और चाइना तीसरे नंबर पे आ रहा है। अब इसमें अगर याद करें, सड़क परिवहन में वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ने का कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि दो देशों के बीच में जो सड़कें हैं वो बहुत कम देखने को मिलेंगी कि लंबी दूरी की सड़कें देखने को मिल जाएं। कुछ 7 8 10 हैं, वो आप देख लीजिए। एक तो यहाँ अलास्का राज्य है यूएसए का, 50वां राज्य है जो रूस से खरीदा था यूएसए ने। ठीक है, तो अलास्का राज्य से इस तरीके से अपनी एंडीज पर्वतमाला के पैरेलल पैरेलल और ऐसे नीचे तक जाता है अर्जेंटीना एंड चिली तक। पूरा उत्तरी अमेरिका, पूरा दक्षिणी अमेरिका, यानी पैन उत्तरी अमेरिका, पैन दक्षिणी, पैन यानी पूरा कंप्लीट। तो पैन अमेरिका हाईवे इसका नाम दिया गया है। ऊपर से नीचे तक जाता है ये, और ये विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग है जिसे हम बोलते हैं पैन अमेरिकन नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे तो हो रहा है नहीं, क्योंकि एक राज्य एक देश का तो है नहीं, पैन अमेरिकन हाईवे बोल देंगे। अलास्का से चिली अर्जेंटीना तक जाता है, विश्व का सबसे लंबा मोटर योग्य मार्ग है ये ध्यान रख लेने वाला पॉइंट है। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज और थोड़ी सी इश्यू रहती है, पूरा का पूरा इस तरीके से लंबा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा बीच में यहाँ पे डेरियन गैप आता है। डेरियन गैप क्या है कि इतना दलदली इलाका है कि वहां पे ना तो सड़क बनाया जाना पॉसिबल है, और ट्राई जितनी भी बार किया गया है, बहुत बार ट्राई किया गया है, नहीं बनाया जा सका। क्योंकि जितने भी लोग बनाने की कोशिश करते थे, ज़्यादातर वहाँ की मच्छरों के कारण, वहाँ की दलदली ज़मीन के कारण और वहाँ पे जो प्रजाति पाई जाती है जानवरों की, उनके कारण ख़त्म हो जाते थे। इवन आपको मैं आगे थोड़ी देर पहले बाद में अपना यहाँ पे पनामा नहर के बारे में बताऊंगा। तो पनामा नहर को बनाने में भी बहुत बहुत स्ट्रगल आया था इंजीनियर्स को। ठीक है, तो ये डेरियन गैप आता है बीच में, 100-200 किलोमीटर का एक जो स्पेस होता है जहाँ पे किसी भी तरीके से रोड बनाया नहीं गया है। अगर आपने एक डंकी मार्ग का नाम सुना हो, या एक मूवी भी आई थी शाहरुख खान जी की डंकी मार्ग, अपने पंजाब हरियाणा से लोग यूएसए जाने के लिए एक डंकी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो इलीगल तरीके से जाते हैं यूएसए में। जैसे यूएसए
तो उनको यहाँ कहीं वेनेजुएला इन जगहों पे पहुँच जाते हैं वो समुद्र मार्ग के। फिर उसके बाद उन्हें पैदल चलना पड़ता है बहुत लंबी दूरी तक, मैक्सिको तक पहुँचना पड़ता है। फिर मैक्सिको के बाद में उन्हें जो है वो वहाँ की दीवार फांद के यूएसए में जाना होता है इलीगल तरीके से। बट वो भी अब खत्म होने वाला है, ट्रंप जी आ गए हैं, उन्होंने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो वो डंकी मार्ग में बहुत सारे लोग इस डेरियन गैप में जाकर के ख़त्म भी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सड़क नहीं है और पैदल चलना पड़ता है 200-300 किलोमीटर तक, एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग ख़त्म भी हो जाते हैं। तो डेरियन गैप में आज भी सड़क नहीं है, लेकिन याद रखना अलास्का से लेके और चिली अर्जेंटीना तक पैन अमेरिका हाईवे विश्व का सबसे लंबा मोटरेबल ये रोड हाईवे है, बस ध्यान रखना। दूसरा हाईवे आता है अपना एक कनाडा के अंतर्गत, ये कनाडा आपको दिख रहा होगा, यूएसए और कनाडा के बीच में 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली लाइन है ये वाली लाइन, ठीक है, ये अलग होती है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें एक शहर है, ये वाला प्रशांत महासागर, ये वाला अटलांटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर के किनारे या इधर की साइड में हम दिशा बोलें तो ये पश्चिमी दिशा, ये पूर्वी दिशा। तो ये अपना कनाडा राज्य, कनाडा देश में वैंकूवर और एक शहर है हैलिफैक्स। तो हैलिफैक्स से एक रास्ता जाता है कंप्लीटली वैंकूवर तक, या उल्टा बोल लो, वैंकूवर से एक रास्ता है हैलिफैक्स तक। तो इसे बोलते हैं ट्रांस कनेडियन हाईवे। ट्रांस कनेडियन हाईवे ये पूर्व में हैलिफैक्स से पश्चिम में वैंकूवर तक कनाडा को जोड़ता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है एग्जाम की दृष्टि से। उसके अलावा रूस में भी आता है एक, रूस के पूर्वी और पश्चिमी छोर को जोड़ने के लिए इस तरीके से रूस से शुरू होकर के इसे बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन हाईवे। अब ट्रांस साइबेरियन हाईवे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, क्योंकि इस हाईवे की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये 12 मास नहीं चलने वाला होता है। इससे ज़्यादा चलती है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, उसे हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड्स आएंगी उनमें देखेंगे। भारत वाला पार्ट हम अपने भारत में देख लेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज के रूप में अटल बिहारी जी के द्वारा एक योजना शुरू की गई 1999 में, जिसके अपने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इन सब 4 इंपॉर्टेंट राज्यों को बड़े हाईवे के थ्रू जोड़ा गया था, 6 लेन हाईवे। बट अब नया कॉन्सेप्ट भी आ गया एक्सप्रेस वे, तो अपने इंडिया ज्योग्राफी में वहाँ कवर होगा। नाउ ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली क्या रहेगी, सड़क के मामले में सबसे लंबा नेटवर्क यूएसए का है, नंबर 2 पे भारत का है, एंड नंबर 3 पे चाइना का है। और रेलवे के मामले में नंबर 1 पे यूएसए है, नंबर 2 पे रूस है, नंबर 3 पे चाइना है, एंड नंबर 4 पे इंडिया है सड़क के मामले में। ये ध्यान, ये रेलवे के मामले में और ये सड़क के मामले में। उसके अलावा ये मैंने आपको कौन कौन से बताए, एक तो पैन अमेरिकन हाईवे बताया, दूसरा ट्रांस कनेडियन हाईवे बताया, एक अपना ट्रांस साइबेरियन हाईवे। 3 हाईवे तो ये बता दिए। उसके अलावा भी 2-3 हाईवे और हैं। एक हाईवे है, अब देखो यहाँ पे ये हाईवे मैंने डालने का कारण है क्योंकि ना नाम से पता नहीं चल रहा, तो पूछा जा सकता है, स्टुअर्ट हाईवे, ठीक है, स्टुअर्ट हाईवे। ये ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, या ऑस्ट्रेलिया जो देश है, क्योंकि महाद्वीपी देश है ऑलमोस्ट, बस इसमें 2-4 छोटे छोटे और देश मान सकते हो, न्यूजीलैंड वगैरह, तो ओशिनिया महाद्वीप होता है वैसे तो, बट ऑस्ट्रेलिया के नाम से हम बोल देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसमें ऊपर की साइड में एक डार्विन शहर है और नीचे की साइड में एक शहर है ओडनादाता, इस तरीके से, ठीक है। बट ये शहर मैटर नहीं करते आपके लिए, आपको पता होना चाहिए स्टुअर्ट हाईवे कहाँ पे है, बस ऑस्ट्रेलिया, बस वो काम हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा महामार्ग है। ये उत्तर में बर्डोम डार्विन को, दक्षिण के एलिस स्प्रिंग से होते हुए ओडनादाता तक जोड़ता है, ठीक है। ये ध्यान रखना स्टुअर्ट महामार्ग कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में, बस कीवर्ड इतना। एक अलास्का महामार्ग है, छोटा सा ही है, अलास्का राज्य में और कनाडा तक जाता है, तो कनाडा के इतनी जगह से अलास्का तक जोड़ता है, तो ये तो नाम से पता चल रहा है, तो याद करने का कुछ है नहीं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अंग्रेजों के टाइम पे शुरू किया गया था, ठीक है, जब अंग्रेज विदेश पूरा जो है विश्व में गुलामी करवाते थे सब देशों से, पूरा अफ्रीका भी जो है वो गुलाम था, अंग्रेजों का हो, फ्रांस का हो, स्पेन का हो, सबका मिला के ही गुलाम था ऑलमोस्ट पूरा। तो उस समय एक प्रोजेक्ट था अंतर महाद्वीपीय महामार्ग, इंटर कॉन्टिनेंटल हाईवे, जो अफ्रीका में मिस्र से लेके और नीचे की साइड में केप और केप टाउन तक पूरा का पूरा जो है वो सड़क से जोड़ने का प्लान था। इवन इसे रेल लाइन से भी जोड़ने का प्लान था, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि अफ्रीका जो है उतना अमीर नहीं है अभी की कंडीशंस में कि वो जो है इतना महंगा प्रोजेक्ट सहन कर पाए। तो अंतर महाद्वीपीय महामार्ग कहाँ पे है, बस इतना ध्यान रखना, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ये अफ्रीका महाद्वीप के काहिरा यानी मिस्र से, काहिरा मिस्र की राजधानी है, और केप टाउन दक्षिण अफ्रीका तक प्रस्तावित है, अभी भी प्रस्तावित है। चीन का हाईवे
कोई इंपॉर्टेंट नाम से पता चल रहा है। चीन के इस तरीके से, चीन की ज़्यादातर पॉपुलेशन इसी जगह पे रहती है, यहाँ नहीं रहती पॉपुलेशन। चीन की 95% पॉपुलेशन यहीं पे रहती है, इस जगह पे रहती है। तो यहाँ पे टोंगजियांग से लेके और शान्या तक एक चीन में बड़ा जो है वो हाईवे प्रोजेक्ट है 5700 किलोमीटर का, याद रहे तो ठीक। उसके अलावा कीवर्ड में आते हैं हम कि सड़क घनत्व के मामले में, अब घनत्व की बात चल रही है, पहले लंबाई की बात चल रही थी, अब बात चल रही है घनत्व की। तो सड़क घनत्व के मामले में जापान जो है वो सबसे आगे है, और फिर उसके बाद पश्चिमी यूरोप में स्पेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्विट्जरलैंड हो, इटली हो, ये सब आते हैं। तो लेकिन सबसे एक ही याद रखना, विश्व में सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व के मामले में कौन आता है, वो आता है जापान, ठीक है। उसके बाद में रेल घनत्व वाला तो आगे आएगा, तो उसमें बेल्जियम यूरोप को माना जाता है। और विकासशील देशों, विकसित देश जो हैं, जो पैसे वाले हैं, जिनका डेवलप्ड हैं, वहाँ पे आपको सड़क नेटवर्क ज़्यादा देखने को मिलेगा, बिल्कुल कनेक्टेड, हर गांव 3-3 4-4 रास्तों से कनेक्टेड, हर शहर 10-10 रास्तों से कनेक्टेड। लेकिन जो विकासशील गरीब देश है, वहाँ पे सड़क का जो नेटवर्क है वो कम देखने को मिलता है, उतने डेंसिटी नहीं होती है और असमान देखने को मिलता है। ओके, इसलिए एशिया और अफ्रीका में थोड़ा सा कम नेटवर्क है, लेकिन मेनली कहाँ देखने को मिलता है, अपने यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। वो तो भारत में जो है वो सरकारों के द्वारा प्रयास किए गए पिछले 20-25 सालों में। उससे पहले तो भारत में भी सड़क नेटवर्क नाम मात्र था, क्योंकि अटल बिहारी जी के द्वारा जो स्वर्ण ग्राम योजना थी ना, जिसके तहत हर गांव को जो है वो शहरों से जोड़ा गया था, उसके बाद में हमारा भारत नंबर 2 पे पहुंचा है। नहीं, उससे पहले तो हम 10वें नंबर पे थे 15-20 साल पहले, ठीक है। अब हमारा सड़क जो है परिवहन कंप्लीट होता है। अब उसके कीवर्ड याद कर लेते हैं हम सड़क परिवहन के। उसके बाद में हमारा रेलवे, अच्छा रेल मार्ग शुरू हो जाता है। ओके, रेल मार्ग यहाँ से शुरू होने वाला है। अच्छा, ये वाले 2 चीज़ हैं, उससे पहले यहाँ से लेते हैं हम। ओके, लेट मी डू इट हियर। एक नया पेज खोलता हूँ मैं। यस, हमारा है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के कीवर्ड याद कर लो आप, कौन कौन से हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। पहला कीवर्ड तो टॉप 3 कौन है, पहला है यूएसए, दूसरा है भारत, और तीसरा है चीन। ये सड़क की बात चल रही है, तीसरा है चीन। कीवर्ड चल रहे हैं टॉप 3 वाले। ओके, चलो ये पॉइंट आपने बता दिया। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि घनत्व में नंबर 1 कौन सा है, बोले सर घनत्व में नंबर 1 जो आता है वो जापान आता है, ठीक है। बस इतना याद रख लेना, बस सड़क घनत्व में नंबर 1 कौन सा आ रहा है, अब इसमें जापान आ रहा है। उसके अलावा सर, उसके अलावा हमने 4-5 जो है वो नेशनल नहीं, कंप्लीट हाईवे देखे, बड़े हाईवे देखे। बोले कौन सा देखा सर, एक पैन अमेरिकन हाईवे देखा हमने, पैन अमेरिकन हाईवे देखा। बोले कहाँ पे सर, ये अलास्का से शुरू होता है ऊपर से, और उत्तरी अमेरिका को पार करके दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना और चिली तक जाता है। विश्व का सबसे लंबा मोटरेबल हाईवे, ठीक है, सबसे लंबा यही है। बोले सर और कौन सा देखा, एक कनाडा वाला देखा जो वैंकूवर से हेलीफैक्स तक जा रहा है। तो बस तो शब्द याद कर लेना, कनाडा का वैंकूवर हेलीफैक्स के बीच में। दूसरा हमने कनाडा वाला देख लिया। तीसरा हमने रूस वाला देखा, तो पूर्वी और पश्चिमी रूस को जोड़ रहा है, वो भी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं उतना ज़्यादा। उसके अलावा हमने जो काम की बात चीज़ें, चौथा देखा स्टुअर्ट हाईवे। ये बस ये काम की चीज़ है कि स्टुअर्ट हाईवे कहाँ पे है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। तो स्टुअर्ट हाईवे जो है वो अपना ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ये याद रखना है। और एक और काम की चीज़ है, वो लास्ट काम की चीज़ क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल हाईवे, अंतर महाद्वीपीय हाईवे का प्रस्ताव कहाँ पे है, अंतर महाद्वीपीय हाईवे। तो अंतर महाद्वीपीय हाईवे का प्रस्ताव है अपना अफ्रीका में, जो कि काहिरा से लेके और केप टाउन तक जाएगा। केप टाउन हुआ दक्षिण अफ्रीका का और काहिरा हुआ मिस्र का। बस ये कीवर्ड हैं अपने सड़क परिवहन के। अगर ये इतना सा रट लिया तो सड़क परिवहन कंप्लीट है, जो मैंने बता दिया। प्रकार और वो स्पोक रेडियल हो, समकोण पे काटने वाले हों, वो काम के नहीं है। इवन एक पॉइंट था कि अगर बाई चांस पूछ ले तो मेटकाफ्ट वाला था, नेटवर्क वैल्यू प्रोपोर्शनल टू नोड्स का स्क्वायर, बस इतना सा है, दैट्स इट। नाउ हम आते हैं रेल नेटवर्क पे, विश्व का रेल नेटवर्क। अभी रेल नेटवर्क में तो मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि भाई रेलवे में पहले नंबर पे कौन आ रहा है, बोले सर रेलवे में पहले नंबर पे यूएसए आ रहा है, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, रूस आ रहा है, तीसरे पे कौन आ रहा है, चीन आ रहा है, और चौथे पे कौन आ रहा है, भारत आ रहा है रेलवे के मामले में। बस ये चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, दैट्स इट। रेलवे प्रथम रैंकिंग है यूएसए, एंड यूएसए में ना अभी
रेलवे के द्वारा मेनली माल ढुलाई का काम होता है। वहां पे लोगों के पास में गाड़ियां हैं आने जाने के लिए, तो ज़्यादातर ट्रक्स हैं, ठीक है, लेकिन माल ढुलाई बड़े लेवल पे जो होती है, क्योंकि देखो जितना बड़ी इकोनॉमी उतना ही वहाँ पे आवाजाही होती है, ठीक है, परिवहन का उतना ही वहाँ पे जो है वो आवागमन होता है। यूएसए में, कनाडा में बहुत ज़्यादा जो है वो माल ढुलाई होती है, क्योंकि बड़ी इकोनॉमी है, तो वहाँ पे उद्योग धंधे एंड सर्विस सेक्टर अच्छे तरीके से काम करता है। तो माल ढुलाई भी वहीं पे सबसे ज़्यादा होती है सड़क पर, अपने रेल परिवहन के द्वारा। तो विश्व में पहले नंबर पे रेल नेटवर्क मामले में यूएसए, दूसरे नंबर पे रूस, क्योंकि रूस में इधर की साइड मॉस्को से लेके और व्लादिवोस्तोक तक, यहाँ तक एक बहुत बड़ा रेलवे लाइन जाती है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन जाती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। सड़क भी है लेकिन सड़क उतनी उपयोगी नहीं है, उपयोगी क्या है, ये रेलवे लाइन है। चाइना, चाइना की भी तीसरे नंबर पे आ जाता है, और चाइना और जापान तो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन बनाने में सबसे आगे हैं। और चौथा है अपना भारत, एशिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है, चाइना के बाद में, रूस के बाद में आ जाता है। तो विश्व रैंकिंग में यूएसए, रूस, चाइना एंड इंडिया हैं। ओके, तो इसका उपयोग क्या हो रहा है हमारे भारत में, तो यात्री परिवहन के लिए होता है। उसके अलावा भारी वाहन, भारी वस्तु हैं, कोयला, खनिज, जिनको लंबी दूरी तक जो है वो रेल के द्वारा सस्ते दामों पे पहुंचाया जा सकता है। ये अपना रेलवे वाला। अच्छा, रेलवे में दो खास इंपॉर्टेंट बात हैं जो स्पेशल हैं, चलो आगे तो चलने वाले ही हैं, जैसे ट्रांस साइबेरियन आता है, लेकिन उससे पहले दो इंपॉर्टेंट खास बात देखते हैं रेलवे की। रेलवे के लिए दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं वो हैं, एक इंग्लिश चैनल के अंतर्गत टनल बनाई गई थी फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने वाली, और एक जापान में सुरंग बनाई गई थी, वो है होन्शु और होक्काइडो द्वीप को जोड़ने वाली, ठीक है, जिसका नाम है शिकन सुरंग। क्या है, अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा हो तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखते हैं तो मान लीजिए कि ये यूरोप वाला है, ये भूमध्य सागर है, ये अफ्रीका वाला हिस्सा है, ठीक है, अब यूरोप और इधर एशिया गया। इस यूरोप में ऊपर की साइड में कौन सा है, इंग्लैंड है, ठीक है, ये इंग्लैंड है, आपने अच्छे तरीके से देखा हुआ है। यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है फ्रांस, ठीक है, और ये देश है अपना इंग्लैंड, ये इंग्लैंड देश है। इन दोनों के बीच में सीधी कनेक्टिविटी नहीं है सड़क की, बीच में एक पानी का रास्ता आ जाता है, चैनल आ जाता है, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। अब अगर भाई यूरोप का ही खास देश है इंग्लैंड भी, इनको जाना होता था, तो फ्रांस से अगर जाना होता था तो बीच में क्या होता था, आपको अगर मान लीजिए फ्रांस से सीधा इंग्लैंड जाना है अपनी कार से तो नहीं जा पाते थे, बीच में फिर आपको जो है वो समुद्री रास्ता अपनाना पड़ता था, आपको जो है वो समुद्री जहाज़ों में अपनी कार रखनी पड़ेगी, इस तरीके का ऑप्शन करना पड़ता था और टाइम लगता था उस चीज़ में। फिर इन्होंने, फ्रांस वाले लोगों ने एंड इंग्लैंड वाले लोगों ने मिल के सोचा कि एक काम करते हैं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते हैं, इंजीनियरिंग का चमत्कार। बोले क्या कर सकते हैं, बोले समुद्र के नीचे सुरंग खोद दो। समुद्र के नीचे सुरंग लगाना कितना डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, और वो भी थोड़ी बहुत दूर नहीं, समुद्र के अंदर तो 35 किलोमीटर है और ओवरऑल 53 किलोमीटर है। यानी पहले अंदर नीचे की साइड में गड्ढा किया जाएगा एंड देन फिर उसको समुद्र के नीचे नीचे ले जाया जाएगा, और कितना बड़ा रिस्क होगा, बाई चांस समुद्र का इतना पानी है, क्योंकि वो वहाँ पे समुद्र की गहराई भी 600-800 मीटर तक तो कम से कम है ही, तो समुद्र की जो गहराई है उसके कारण बहुत दबाव भी हो सकता है, सुरंग टूट भी सकती है। इसलिए फ्रांस, इंग्लैंड एंड विश्व के सबसे बड़े जितने भी अच्छे इंजीनियर्स थे उन्होंने मिलकर के और समुद्र के अंदर टनल बनाई। इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं होता। मैंने इस पे 2-3 डॉक्यूमेंट्री भी देखी हुई है, ठीक है। इसको हम यूरो टनल बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, यूरो टनल, क्योंकि यूरोप को जोड़ रही है ये, इंग्लैंड भी यूरोप का हिस्सा होता है, यूरो टनल बोल देते हैं, ठीक है। इसे हम चैनल टनल भी बोल देते हैं। चैनल कौन सा चैनल है, इंग्लिश चैनल, तो डायरेक्टली हम इंग्लिश चैनल की जगह चैनल टनल भी बोल देते हैं। और चैनल प्लस टनल का UNNAL इस तरीके से ले लिया तो इसे हम चैनल भी बोल देते हैं। इसके 3 नाम हो गए, जो फ्रांस को और इधर की साइड में इंग्लैंड से जोड़ रही है। इंग्लैंड में भीतर की साइड में जाएंगे तो लंदन है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, लेकिन यहाँ से शुरू होकर के और इस तरीके से जा रही है, और ये करीब करीब जो है वो 50 किलोमीटर लंबी सुरंग है, ठीक है। और ये किन किन देशों को जोड़ रही है, फ्रांस को जोड़ रही है इंग्लैंड से, और समुद्र के अंतर्गत जा रही है इंग्लिश चैनल के नीचे होके। बहुत बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, आप मत देखना, डॉक्यूमेंट्री मैंने देख ली है, बट हाँ कभी टाइम मिले जब भी आप सिलेक्शन हो जाए तब देखना कि अब तक के सबसे बड़े इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक है। एक्यूरेसी लेके आना, उतनी बड़ी सुरंग खोदना,
एंड पूरा समुद्र के नीचे इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क था। तो ये है यूरो सुरंग, ये इंग्लैंड लंदन को फ्रांस पेरिस से जोड़ती है, समुद्र के नीचे बनी है। और ये इसकी शुरुआत तो 1886 में हो गई थी, ये कंप्लीट जाके हुआ है 1994 के आसपास में। ओके, 1984 के 94 तक के आसपास में कंप्लीट हुआ है। उससे पहले एक चमत्कार और किया, वो जापान वालों ने किया। जापान में 4 द्वीप हैं। अगर आप जापान को गौर से देखोगे तो जापान में 4 द्वीप देखने को मिलते हैं, ऊपर से नीचे इस तरीके से। मेनली तो एक द्वीप ही सबसे बड़ा होता है, एक तो ऊपर इस तरीके से। चलो इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। उसमें जापान में आपको 4 द्वीप देखने को मिलते हैं, इस तरीके से एक तरीके से 4 द्वीप देखने को मिलते हैं आपको। और चारों द्वीपों के नाम आपको एक्चुअली में याद रहने चाहिए, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ये वाला जो द्वीप है इसका नाम है होक्काइडो, ठीक है। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट द्वीप है जिसमें टोक्यो है, याकोहामा है, बड़े बड़े शहर हैं, वो है होन्शु, ठीक है। सबसे नीचे है क्यासू, और एक तीसरा वाला जो है वो शिकोकू, ठीक है। ये वाला जो है वो शिकोकू। तो 4 द्वीप हैं जापान में। अब मोस्टली पॉपुलेशन इधर होन्शु में रहती है और होक्काइडो में रहती है। अब बीच में क्या पानी था, तो जापान वाले तो इंजीनियरिंग में नंबर बने, उन्होंने सबसे पहले समुद्र के अंदर का टनल बनाने का काम किया था, तो जापान वालों ने कर दिया था ये 1986-87 से आसपास में कर दिया था। क्योंकि ये वाली जो टनल है ना बाद में बनी है 1994 में, शुरुआत तो 1986 में हुई है लेकिन 7-8 साल में जाके कंप्लीट हुई है। इन्होंने 1986-87 में कंप्लीट कर लिया था। तो विश्व की सबसे पहली समुद्र के अंदर टनल बनाई गई है होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप को जोड़ने वाली जापान में, उसका नाम है सीकन टनल। क्या नाम है? सीकन टनल, याद रखना है। ओके, ये सीकन टनल है, यहाँ पे देख लीजिए, ये जापान में है। होक्काइडो और होन्शु द्वीपों को समुद्र के नीचे जोड़ती है और लंबाई है 53 किलोमीटर की। ओके, ये भी अच्छा, एक चीज़ आप बोलेंगे सर इस टनलों में क्या जो है वो कार वगैरह चलती है? नहीं, इनमें कार नहीं चलती है, इनमें भी रेलवे है। अभी भी अगर आपको फ्रांस से इंग्लैंड जाना है तो आप जहाँ पे भी फ्रांस पे लास्ट में जो अंतिम बिंदु है वहाँ पे अपनी कार को ट्रेन में रखोगे एंड वो ट्रेन जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पे भी ट्रेन जाती है समुद्र में। यहाँ पे आप कार वगैरह लेके नहीं जा सकते हैं, वो अगर कार लेनी है तो उसे ट्रेन में रखो एंड आप अपने ट्रेन में बैठ जाइए एंड देन यू कैन पास देयर। ओके, तो एक सीकन सुरंग कहाँ है? जापान में, होक्काइडो होन्शु द्वीपों के बीच में है और 53 किलोमीटर की है। एंड ये कितने किलोमीटर की है? यूरो सुरंग कितने की है, या चैनल टनल भी बोल देते हैं उसे और चैनल भी बोल देते हैं, ठीक है। ये 50 किलोमीटर की है, याद रहेगा, गॉट इट। ये चार द्वीपों के नाम याद रहेंगे, उत्तर से दक्षिण, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, 4 द्वीपों के नाम याद रहने। अब आती है सबसे बड़ी रेलवे प्रोजेक्ट, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ये, एंड इसकी लंबाई है 9322 किलोमीटर। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डबल ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड रेलवे, विश्व का सबसे लंबा दोहरा पथ है, विद्युतीकृत है। अब कहाँ से कहाँ है ये? रूस में जो सबसे फेमस शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, रूस की राजधानी तो मॉस्को है लेकिन सबसे फेमस शहर है रूस का, जनसंख्या में नंबर 1 में भी है। सेंट पीटर्सबर्ग से चलती है रेल लाइन एंड इस तरीके से मॉस्को, कजान, उसके अलावा ट्यूमिन, फिर नोवोसिस्क एंड इरकुत्स्क, ये नाम है इरकुत्स्क, ठीक है, एक चिता शहर, एंड देन आगे बढ़ती हुई खबरोवस्क से लेके और व्लादिवोस्तोक तक जाती है। अब ये बीच वाले नाम याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इट्स नॉट बिग टास्क। आपको नाम क्या याद रहना है? ये सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर के और नीचे की साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये तो जापान के द्वीप हैं, ठीक है, जापान है, और यहाँ पे अपना व्लादिवोस्तोक शहर है। तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेके और व्लादिवोस्तोक ये जो है वो रेलवे लाइन चलती है। क्या नाम है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, ठीक है। इसमें कीवर्ड क्या है? ये एक तो इधर की साइड में एशिया है, इधर चाइना है, जापान है, तो एशिया को पश्चिमी यूरोप, क्योंकि यहाँ यूराल प्रदेश है, यूराल के बाद में क्या आ जाता है? यूरोप आ जाता है। यूराल के बाद में, चूंकि रूस एशिया में भी है और यूरोप में भी है, तो यूराल के बाद में यूरोप आ जाता है। तो पूर्वी अपने एशिया को यूरोप से जोड़ने का काम कर रही है, एशिया को पश्चिमी यूरोप के बाजारों से जोड़ देता है। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट शहर हैं, एक चित्ता करके है, एक है इरकुत्स्क, ये एक शहर है। तो इरकुत्स्क जो है वो फर का केंद्र है, मेजर फर सेंटर है,
और चिता जो है वो कृषि केंद्र है। याद रह जाए तो ठीक, नहीं रहे तो इरकुत्स्क वाला याद रख लेना, ये फर का सेंटर है मेजर। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये सीधी जा रही होगी, उसके अलावा भी छोटी छोटी लाइन दूसरी शहरों पे भी जा सकती हैं। जैसे कि यहाँ से एक रेलवे लाइन जा रही है, वो यूक्रेन के ओडेसा शहर तक जा रही है। उसके अलावा यहाँ से एक रेलवे लाइन जा रही है, अजरबैजान में बाकू शहर है वहाँ तक जा रही है, कैस्पियन सागर के पास में। उसके अलावा मंगोलिया के उलन बटोर शहर तक जा रही है, और एक लाइन चीन के बीजिंग तक भी जा रही है, मतलब सहायक लाइन के रूप में। बट अपना कीवर्ड सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्तोक तक जा रहा है। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग, और विश्व का सबसे लंबा 9,322 किलोमीटर का है, दोहरा है, विद्युतीकृत है। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट शहर और याद रखने, इरकुत्स्क ये वाला ये फर का सेंटर है, और चिता जो करके है वो कृषि केंद्र। दैट्स इट, अपना ट्रांस साइबेरियन रेलवे। मैंने आपको वहां पे एक सड़क भी बताई थी, ट्रांस कनेडियन हाईवे बताया था, वो सेम उसके पैरेलल में ट्रांस कनेडियन रेलवे मार्ग भी है। और ये रेलवे मार्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाईवे से, इसलिए ये इसे कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहा जाता है। वही सेम हैलीफैक्स से शुरू हो रहा है, वैंकूवर तक जा रहा है। ठीक है, बीच में विनिपेग झील भी आती है, विनिपेग शहर भी आता है, जिसे हम विनिपेग शहर, वहाँ पे गेहूं की बहुत फेमस मंडी है। ठीक है, तो ये अपना इंपॉर्टेंटली कौन सा है? ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग, पार कनेडियन रेल मार्ग। इसे कनाडा की आर्थिक धमनी कहा जाता है। पूर्व में हैलीफैक्स से पश्चिम में वैंकूवर तक जाता है। दैट्स इट। गेहूं की मंडी वगैरह आती है, तो लंबाई इतनी है, नहीं याद रखनी है। निर्माण हुआ था इसका 1886 में। उद्देश्य तक क्या था? इधर की साइड में ब्रिटिश कोलंबिया राज्य था, उसको कनाडा संघ में मिलाने के उद्देश्य से किया गया था। पहले तो कनाडा इस साइड में था, फिर यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया को मिलाने के उद्देश्य से पूरा रेलवे लाइन बना दिया गया था। अच्छा, प्रेरी मैदान याद होंगे आपको, प्रेरी मैदान, घास के मैदान, वो यहीं थे ना यूरोप और यूएसए में। तो प्रेरी मैदानों में तो गेहूं की मंडी हो रही है अच्छी मात्रा में, तो प्रेरी मैदान को जोड़ रहा है। और कनाडा के जो औद्योगिक प्रदेश हैं वो यहाँ पे हैं, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल में। तो क्यूबेक मॉन्ट्रियल के औद्योगिक प्रदेश, प्रेरी मैदान के गेहूं के मैदान, एंड पश्चिमी घाट, इन तीनों को अच्छी तरीके से ये जोड़ रहा है। और कनाडा में मैंने आपको बताया था शंकुधारी वन, जो कोमल लकड़ी होती है उसके लिए फेमस है। और उसके अलावा मांस का और गेहूं का जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छे तरीके से होता है, यानी परिवहन आसानी से हो पाता है। किसके कारण? पार कनेडियन रेल मार्ग, ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग, कनाडा की आर्थिक धमनी वाले के कारण। ओके, ये सुपीरियर झील के पास में होकर के जाता है, तो विनिपेग के पास में सुपीरियर झील आपको दिख रही होगी, उसके पास में होकर जा रहा है। देन विकम अन्य रेल मार्गों के बारे में। अब देखो, नाम याद रखने पड़ेंगे अन्य रेल मार्गों के, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड डायरेक्टली पता नहीं चल रहा हो। अब जैसे इस वाले से क्या ही सवाल बनेगा, पार कनाडा है तो नाम से पता चल रहा है कि कनाडा वाला होगा, बन सकता है तो ये बन सकता है हैलीफैक्स से लेके वैंकूवर वाला, उसके अलावा कोई सवाल नहीं बनने वाला है इसमें से। अब आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जिनसे नाम से नहीं पता चल रहा हो आपको। ठीक है, जैसे कि यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग, ये अपना यूएसए देश है, 50 राज्य हैं इसके, इस तरीके से पूरा, और ऊपर अलास्का अलग से राज्य है, एक हवाई आइलैंड वाला भी इसी का राज्य है। ठीक है, तो ये यूएसए है, एंड यूएसए में इधर की साइड में अटलांटिक सागर की साइड में पूर्वी तट पे सबसे इंपॉर्टेंट शहर है न्यूयॉर्क, जिसे आप देखते हैं ज़्यादातर मूवीज वगैरह में, हॉलीवुड मूवीज में सीन देखने को मिलते हैं। एंड देन दूसरी साइड में है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें गूगल, फेसबुक, मेटा, एप्पल सब के बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं। और एआई के आज का जो चल रहा है वो यहीं पे सबसे ज़्यादा इसके नए नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। तो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, इनके बीच में एक बड़ा रेल मार्ग है, जिसे हम बोलते हैं यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग। अब एक्चुअली में नाम से नहीं पता चल रहा, तो पूछा जा सकता है कि यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ पे है, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ पे है। तो ऑप्शन अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, या देश के नाम दे देंगे कि ब्राज़ील, चाइना, रूस और यूएसए। तो आपको ध्यान रखना होगा यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ पे है, ये यूएसए में। ठीक है, उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट है ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस, ये अब क्या है कि ये इसमें ये है अपना पूरा यूरोप। ठीक है, ये पूरा यूरोप है, ये वाला इलाका, ये टर्की है और ये यूरोप है। ओके, ये यूरोप है। यूरोप में अगर आपको याद हो तो यूरोप के देश पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, उसके अलावा स्विट्ज़रलैंड है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस से शुरू होकर के एंड टर्की की राजधानी इस्तांबुल तक, टर्की की राजधानी इस्तांबुल यहाँ पे,
टर्की की राजधानी इस्तांबुल तक एक रेलवे लाइन आती है जिसे हम बोलते हैं ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे लाइन। अब इसका भी नाम से पता नहीं चल रहा, इसका पता नहीं चल रहा आपको, तो याद रखना है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल लाइन क्या कर रही है, यूरोप के पेरिस को और इस्तांबुल टर्की तक जोड़ रही है। इस्तांबुल वो जगह है जहां से एशिया और यूरोप दोनों अलग होते हैं, ठीक है, तो इस्तांबुल तक जोड़ती है। तो पेरिस के बाद में स्ट्रासबर्ग नाम का शहर आता है, म्यूनिक शहर आता है, वियना आता है, बुडापेस्ट आता है, बेलग्रेड आता है और लास्ट में इस्तांबुल टर्की की राजधानी तक पहुंच जाता है ये। ओके, तो ये याद रखना है, ये खास बात थी। कौन सा है, ओरिएंट एक्सप्रेस, ये यूरोप में है। अब इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, पहले मान लीजिए पेरिस से और इस्तांबुल जाना होता था, तो क्या होता था, समुद्र के रास्ते ऐसे ऐसे जाते थे और ऐसे पहुंचते थे इस तरीके से भूमध्य सागर होते हुए, तो इसमें क्या लगता था, 10 दिन का टाइम लगता था। अगर आप कुछ सामान पहुंचाना है यहाँ से और सीधा टर्की रेलवे लाइन के माध्यम से 96 घंटे में पहुंचाया जा सकता है। मुख्यतः यहाँ पे पनीर, शराब, इन दोनों का बड़ी मात्रा में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक परिवहन किया जाता है। बाकी सुअर का मांस, जौ, शराब, फल, मशीनरी होता है। मुख्यतः पनीर और शराब का जो है वो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह परिवहन किया जाता है। एक और है पार एंडीज रेल मार्ग, ये रेल मार्ग है, ये ध्यान रखना, पार एंडीज रेल मार्ग, ये वाला नहीं है यहाँ पे। ये इधर की साइड में चिली और इधर की साइड में अर्जेंटीना। चिली के बालपरेजो से लेके ब्यूनस आयर्स तक एक रेलवे लाइन है जिसे बोलते हैं पार, वो एंडीज को पार करके बनी हुई है, तो पार ट्रांस एंडीज रेल लाइन बोलते हैं। ये एंडीज पर्वतमाला को पार करके बनी हुई है, ठीक है। तो आपको ध्यान कौन कौन से रख रहे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया वाला भी देख लीजिए, पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ठीक है। ऊपर वाला से नीचे हमने देखा था स्टुअर्ट हाईवे था, वो तो सड़क मार्ग था। और ये रेलवे लाइन है जो कि नीचे नीचे चल रही है पूरी की पूरी, ये सिडनी से लेके और पर्थ तक जाती है। दो इंपॉर्टेंट शहर हैं ऑस्ट्रेलिया के, सिडनी से लेके और पर्थ तक। ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या करीब करीब 3 करोड़ के आसपास है, भारत के किसी भी छोटे राज्य के बराबर है, ठीक है। और उसमें से भी 90% तो सिडनी, पर्थ, इन 2-3 शहरों में ही रहते हैं, ठीक है। तो सिडनी से लेके और पर्थ तक जाती है, इसका नाम है पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। बीच में कालगुर्गी, ब्रोकन हिल, इन जगहों पर रुकती है। कालगुर्गी जो है वो सोने की खानों के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट को पश्चिमी तट से जोड़ रही है। ये कौन सी है, पार ऑस्ट्रेलिया। अब देखो नाम इस वाले का तो क्या ही पूछ लेंगे, पार एंडीज, तो एंडीज को पार करके जा रही है। चिली और अर्जेंटीना के बीच में ये कीवर्ड रख सकते हैं। यहाँ का कुछ सवाल बनने वाला नहीं है, नाम से पता चल रहा है। सवाल इसका बन रहा है, और वो सिर्फ इतना बन रहा है कि यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ पे, यूएसए में। इसका बन रहा है कि ओरिएंट एक्सप्रेस वे कहाँ पे, तो ये यूरोप में है, पेरिस से लेके और इस्तांबुल तक जा रहा है, जिसमें शराब, पनीर, इन सब का जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में परिवहन किया जाता है। कनाडा वाले में वैंकूवर से हेलीपैक्स वाला ही सवाल बन रहा है। उसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग से लेके और व्लादिवोस्तोक तक ये सवाल बन रहा है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में। तो हमने सड़क परिवहन तो पहले देख लिया हमने, अब रेलवे परिवहन देखा। अच्छा, रेलवे में अगर कुछ और बचा है तो पहले वो कवर करते हैं। हाँ, अच्छा, ये वाला पार्ट आ गया है। एंड यस नाउ, हाँ, रेलवे की बजाय अपना अगला वाला जो आएगा वो आएगा समुद्री रास्ता। और मेन चैप्टर तो यही है एक्चुअली में, समुद्री वाला रास्ता सबसे ज़्यादा फोकस तो वही होगा। तो रेलवे वाला कीवर्ड देख लेते हैं, रेलवे परिवहन। रेलवे परिवहन में पहला तो आपको पता होना चाहिए, नंबर 1 कौन है, नंबर 1 है यूएसए, नंबर 2 है रूस, नंबर 3 है चाइना और नंबर 4 है भारत, ठीक है। रूस का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग देखा था हमने, ठीक है, जिसकी 9322 किलोमीटर लंबाई है, विश्व का सबसे लंबा है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से लेके और व्लादिवोस्तोक तक जा रहा है। बस इतना ध्यान रख लेना। बीच में इरुकुत्स्क मिल रहा था और उसके अलावा चिता करके एक जगह मिल रही थी। चिता कृषि केंद्र है, इरुकुत्स्क जो है वो अपना फर्क सेंटर है, इतना याद रख सकते हैं। यूएसए का एक नाम है रेल मार्ग जो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग के नाम से, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग के नाम से यूएसए का आप ध्यान रखेंगे, जो कि न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ रहा था। प्रशांत महासागर और अटलांटिक वाला डायरेक्ट जोड़ा जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा चाइना और भारत, चाइना तो जो है वो विश्व के सबसे बड़े फास्टेस्ट यानी बुलेट ट्रेन के मामले में नंबर 1 पे चाइना है, एंड देन जापान आता है। पहले जापान पहले नंबर पे आता था, अब चाइना के पास में ज़्यादा बुलेट ट्रेन है, ओके। उसके अलावा एक हमने याद किया, ओरिएंट रेलवे लाइन, ठीक है। ओरिएंट रेलवे लाइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, बोले पेरिस से जा रही है, फ्रांस से, एंड इस्तांबुल तक जा रही है, टर्की की राजधानी तक, ओके। वो इस्तांबुल तक जा रही है ओरिएंट वाली, ठीक है। एंड देन उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वाली तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन है, पार एंडीज वाली भी, एंडीज अर्जेंटीना याद आ जाएगा आपको।
बस ये याद रख लेना है आपको। और एक कनाडा वाला बताया था, कनाडा वाला ट्रांस कनाडा है, वैंकूवर से हेलीफैक्स तक जा रहा है। दैट्स इट, इतना ही है रेल परिवहन में, कीवर्ड इतने ही है, इससे ज़्यादा कुछ कीवर्ड है ही नहीं, बस इतना याद रख लेना। हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे बोलते हैं हम समुद्री परिवहन। ठीक है, अब समुद्री परिवहन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला था कि भाई साहब पूरे विश्व का 80 से 90% जो माल आयात निर्यात हो रहा है, दो देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है वो इसी रास्ते से हो रहा है, व्यापार जो हो रहा है समुद्री परिवहन से, क्योंकि ये सस्ता है। ठीक है, और दो देशों के बीच में सड़क और रेलवे लाइन नहीं बनाई जा सकती है, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बीच में पर्वत पठार आ जाएंगे। सीधा तरीका है, आप माल को बड़े बड़े जहाज़ों में, बहुत बड़े बड़े गांव शहर भरा ऐसे होते हैं 2-2 किलोमीटर लंबे, एंड उनमें कंटेनर डाल दो, आप कितने भी कंटेनर डालो, एक कंटेनर में भी बहुत सारा सामान आ जाता है, तो एक साथ में बहुत सारा सामान शिपमेंट किया जा सकता है, बहुत सारा सामान। तो ये होता है समुद्री परिवहन। ठीक है, समुद्री परिवहन क्यों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 90% हिस्सा समुद्री मार्ग से जाता है, क्योंकि ये सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, बस ये कीवर्ड के रूप में। अब इस समुद्री परिवहन में सबसे व्यस्त, याद रखना है, सबसे व्यस्त व्यापारिक समुद्री परिवहन को कौन सा है, बोले सबसे अमीर लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा व्यापार होगा सर। भाई यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, नंबर 1 नंबर 2 यही तो है। यूरोप के पास में, पूरा यूरोप के 28 देश में ला लो तो $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और उसके अलावा यूएसए की इकोनॉमी है $30 ट्रिलियन से ज़्यादा। तो जो अमीर देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा व्यापार होगा, तो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है तो पूरे विश्व के सबसे व्यस्ततम मार्ग हो गया, व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग हो गया। यानी टोटल विश्व का जितना भी व्यापार हो रहा है उसका 25% व्यापार जो है वो इस रास्ते से हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक मार्ग। क्यों बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक, ये आपको पता ही है, आराम से पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भाई यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अपना यूरोप, ठीक है, ये यूरोप, भूमध्य सागर, अफ्रीका, ये एशिया वाला पार्ट, ये इंग्लैंड। अब भाई ये वाला जो कौन सा है सागर, महासागर, ये अटलांटिक महासागर है। ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर के दो पार्ट मान लो कि अगर इसे हम ऊपर वाला बोलें तो उत्तर अटलांटिक महासागर, इसे हम दक्षिण वाला बोलें तो दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो सबसे व्यस्ततम जो है वो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग, समुद्र में फिक्स लाइन होती हैं। ठीक है, समुद्र का रास्ता होता है कंप्लीट एक तरीके से कि भाई इन क्षेत्रों पे जाना है, रेंडमली नहीं जा सकते, पूरा नेटवर्क होता है कि भाई इन जगहों पे होके जाना है। रेंडमली जाएंगे तो वो खो जाने के चांस रहते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहता है उनका, समुद्री रास्तों का भी। तो इधर की साइड में अगर देखें यूरोप में रॉटरडैम बंदरगाह है, हैम्बर्ग बंदरगाह है, इंग्लैंड का लंदन का बंदरगाह है, ये सब मिलकर के अपना सामान, क्योंकि ये औद्योगिक देश रहे हैं, और उत्तरी पूर्वी यूएसए कनाडा ये बहुत विकसित रहे हैं, और औद्योगिक में तो मैंने बताया था कि सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र तो यही थे। तो कनाडा का मॉन्ट्रियल हो, न्यूयॉर्क हो, इनको जोड़ने वाला रास्ता है, इसे बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक मार्ग। इसे ब्रद ट्रंक मार्ग भी बोल देते हैं, बिग ट्रंक रूट भी बोल देते हैं। किसको बोल देते हैं, उत्तरी अटलांटिक मार्ग को बिग ट्रंक रूट। इंडिया में होता है ना एक ग्रैंड ट्रंक रोड, ऐसे ही बिग ट्रंक रोड, बड़ा हाथी वाला जो है वो बिग ट्रंक रोड कहा जाता है, रूट कहा जाता है इसे। ठीक है, और विश्व के लगभग 1/4 से 1/3 व्यापारिक, तो मेनली अपने यहाँ पे बोला जाता है कि 25% जो व्यापार है विश्व की, जितना भी व्यापार हो रहा है वो इसी रास्ते पे हो जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा व्यस्ततम जो है वो व्यापारिक मार्ग है। गॉट इट, पहला हुआ अपना उत्तरी अटलांटिक मार्ग, इसे हम बृहद ट्रंक मार्ग भी बोल रहे हैं, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग भी बोल रहे हैं। ये यूरोप को और उत्तरी अमेरिका से जोड़ रहा है। यूरोप में प्रमुख बंदरगाह रॉटरडैम, हैम्बर्ग, लंदन, एंड यूरोप की साइड आपने यूएसए की साइड में है न्यूयॉर्क, एंड कनाडा की साइड में मॉन्ट्रियल। ठीक है, अब आता है दूसरा, इसके बाद नंबर 2 पे। अब नंबर 2 पे भी व्यापारिक जो अमीर देश हैं उनमें ही हो रहा होगा। तो भाई देखो, यूएसए की जीडीपी हो गई $30 ट्रिलियन, जापान भी $5 ट्रिलियन के पास में है, चाइना भी पहुंच चुका है ऑलमोस्ट $18-20 ट्रिलियन पे। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार हो जाता है तो उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। अब प्रशांत महासागर है, ये ऊपर वाला ऐसा उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी, तो नीचे वाला दक्षिणी प्रशांत महासागर, ऊपर वाला उत्तरी। तो उत्तरी प्रशांत, अब इधर की साइड में देखें तो अमेरिका का लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा का वैंकूवर, इधर की साइड में देखें तो कोबे जापान में, याकोहामा जापान में, हांगकांग, मनीला फिलीपींस में, शंघाई चीन में। ठीक है, नीचे सिंगापुर तक ये रास्ता जुड़ता है।
ठीक है। इसे हम बोलते हैं उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। एशिया और अमेरिका के व्यापार की लाइफलाइन है ये वाला रास्ता, एशिया और अमेरिका के बीच में। तो उत्तरी वाले में क्या हो रहा है, उत्तरी वाले में उत्तरी अमेरिका को और अपने एशिया के पूर्वी भाग से, जिसमें जापान हो, चीन हो, फिलीपींस हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, यहाँ तक जोड़ा जा रहा है। मेनली रूट से अगर पूछा जाए तो ये सैन फ्रांसिस्को से सीधा कोबे के बीच में रास्ता है। तो सैन फ्रांसिस्को से लेकर के और कोबे जापान के बीच में ये सीधा रास्ता जोड़ता है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। ओके। उसके अलावा दक्षिणी वाले हिस्से में क्या हो रहा होगा, दक्षिण वाले हिस्से में यहाँ पे पनामा कैनाल आएगी, तो वहाँ से लेके इधर की साइड में ताहिती आइलैंड है, होनोलुलु आइलैंड है, फिजी आइलैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इनको रास्ता जोड़ रहा होगा। इसमें से कोई सवाल बनने का है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यापारिक मार्ग होता है, क्योंकि पिछले 30-40 सालों में चीन ने इंडस्ट्रियल हब बन गया है। अब बहुत सारा सामान चाइना अमेरिका को भेजता है, तो बस यही रास्ता पिछले 30-40 सालों में अपना महत्व बढ़ाता चला गया। ओके। अब बीच में दो इंपॉर्टेंट नहर जिनका जिक्र करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और एग्जाम में तो सवाल पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। एक आती है स्वेज नहर, एक आती है पनामा नहर, ठीक है। अगर वर्ल्ड का मैप आपको पता हो तो वर्ल्ड के मैप में अगर आप यहीं पे देख लें तो ये है अपना भूमध्य सागर, ठीक है। ये वाला हिस्सा हुआ भूमध्य सागर, और ये यहाँ पे आता है रेड सी, ठीक है। अगर गौर से हम देखें तो इस तरीके से जब यहाँ से हम देखते हैं तो अफ्रीका का हिस्सा एंड उसके बाद में इस तरीके से अपना अरब प्रायद्वीप वाला हिस्सा, देन अपना इंडिया आता है, बट यहाँ पे अफ्रीका वाला, तो ये है अपना भूमध्य सागर। ये कौन सा हुआ, भूमध्य सागर, ओके। और यहाँ हुआ अपना रेड सी, लाल सागर, ओके। अब पहले क्या था, वास्को डी गामा जब आया था वो यहाँ से चला था पुर्तगाल से, और ऐसे यहाँ पे केप ऑफ गुड होप नाम की जगह है, वहाँ से पकड़ के किसी गुजराती व्यापारी के साथ में और इंडिया आया था। अब ये लंबा रास्ता पड़ता था, ठीक है, इसमें पहले 2-2 महीने लगते थे। फिर अंग्रेज़ों ने देखा, क्योंकि अंग्रेज़ों का पूरे विश्व में राज था, इवन फ्रांस स्पेन वालों के भी जो है कॉलोनीज बनी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि यार इसमें टाइम बहुत लगता है और हमारे पास में एक ऑप्शन हो सकता है कि ये लाल सागर है, इसको भूमध्य सागर से जोड़ दें, तो यहाँ से जिब्राल्टर जल संधि है, उसके थ्रू यहाँ आएंगे और एक कोई नहर बना देते हैं यहाँ पे, उस नहर के थ्रू हम आगे निकल जाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने एक नहर बनाई 1869 में, ठीक है, 1869 में, और उस नहर का नाम दिया उन्होंने स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर, क्योंकि यहाँ पे नीचे की साइड में एक स्वेज शहर है, तो वहाँ पे स्वेज पोर्ट भी बना हुआ है, स्वेज बंदरगाह है, और ऊपर की साइड में पोर्ट सईद बना हुआ है, पोर्ट सईद। अब पहले ये क्या था, अंग्रेज़ों के अधीन थी, फिर उसके बाद में जो मिस्र के राष्ट्रपति थे नासिर टिटो, उनके टाइम पे इसे जो है वो मिस्र में मिला लिया गया, ओके, मिस्र में इसे मिला लिया गया। तो आज के टाइम पे ये मिस्र के अंतर्गत नेशनलाइज हो चुकी है, तो मिस्र वाले इससे पैसा भी कमाते हैं, ठीक है। तो ये है अपनी स्वेज नहर। एक इधर आते हैं अपने उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका। मान लीजिए कि रेल से, सड़क से नहीं जाना हो, न्यूयॉर्क से पहुंचना है हमें यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को, ये अपना न्यूयॉर्क, ये सैन फ्रांसिस्को। तो अगर हमें समुद्र से जाना है तो पहले क्या करना पड़ता था, इस तरीके से घूम घाम के और ऐसे आना पड़ता था, क्योंकि बीच में कहीं रास्ता था नहीं। फिर बहुत कोशिश की गई कि चलो एक काम करें, इसको तोड़ के बना लिया जाए, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट टास्क रहा, और डिफ़िकल्ट टास्क रहा, फिर भी सीधा नहीं तोड़ा गया, बीच में कुछ नदियाँ और नहरें जोड़ दी गई और फिर बनाई गई पनामा नहर, नदियाँ और झीलों को जोड़ करके पनामा नहर। तो यहाँ अगर देखें तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला कौन सा है, वो स्वेज नहर है, और ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली है पनामा नहर, ठीक है। अब इसमें कीवर्ड आएंगे कि देखिए भूमध्य सागर का जो जल था और रेड सी का जो जल था वो एक दूसरे के इक्वल लेवल पे था, तो यहाँ सीधा जोड़ते ही पानी बराबर में पहुँच गया। यहाँ पे सीधा नहीं जोड़ा जा सका पूरा का पूरा इसमें पनामा नहर में, वहाँ पे बीच में 2-3 झीलें और नदियों का उपयोग किया गया, कंप्लीटली कटाई हो ही नहीं पाई, आज तक नहीं हो पाई कि पूरी नहर बना दी गई हो। तो फिर उसमें क्या करते हैं कि समुद्र के वहाँ से पानी के जल स्तर को उठा के उन नहरों के स्तर तक लाया जाता है, तो यहाँ पे लॉक सिस्टम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लॉक सिस्टम का, जहाज को एक जगह से ऊपर उठा के लाया जाता है, फिर नहर के माध्यम से पहुँचाया जाता है, फिर लॉक सिस्टम के माध्यम से उसे उतारा जाता है। समझा देंगे थोड़ी सी देर में, देख लीजिए एक एक करके, ओके। पहली है स्वेज नहर,
इसे यूरोप का गेटवे ऑफ यूरोप बोलते हैं। विश्व व्यापार का 12% इसी रास्ते से होकर के जाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूरोप का गेटवे, गेटवे ऑफ यूरोप, विश्व व्यापार का 12%। अब 12% क्या रहा, अब यूएसए से जो एशिया के लिए माल आ रहा है वो इधर की साइड से आ जाता है, यूरोप से। उत्तरी अमेरिका वाला तो उत्तरी प्रशांत सागर में होकर चला जाएगा, लेकिन यूएसए से जो माल आ रहा है वो इधर की साइड में एशिया में आ रहा है, तो यहाँ होके आ रहा है। तो पहले क्या होता था, इधर घूम के आना पड़ता था, अब उन्होंने नहर बना दी तो सीधा सीधा रास्ता बन गया, यानी 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई यूरोप और एशिया के बीच में। ठीक है, कौन से स्थान में है, तो ये मिस्र देश में आती है। ठीक है, मिस्र देश में आती है। इसमें ऊपर की साइड में है जो बंदरगाह, उसका नाम है पोर्ट सईद, और नीचे की साइड में जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट स्वेज। इनको शुरू जहाँ से हो रहे हैं इनको प्रवेश द्वार बोल देते हैं। कौन कौन से सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में। कब बनाया गया, 1869 में बनाया गया, और 1956 में इसे जो है वो मिस्र का हिस्सा बना लिया गया। ओके, ये आपका स्वेज नहर है कंप्लीट। किस देश में है, मिस्र में है। अच्छा, लंबाई याद रखना, लंबाई 193 किलोमीटर की है, लंबाई 193 किलोमीटर की है। और हमारे एशिया में जितना भी माल आता है वो इस तरीके से आता है। अब ये भी क्या है कि चौक पॉइंट आगे हम देखेंगे कि जो विश्व के सबसे जो संवेदनशील इलाके होते हैं उनमें से एक होता है कि अगर बाई चांस यहाँ पे कोई जहाज रुक गया ना तो विश्व में त्राहिमाम हो जाता है ऑलमोस्ट एक तरीके से। हमारे एशिया वाले, इंडिया वाली साइड में तो हो जाता है। एक बार 2021 में एक जहाज था, एवरग्रीन करके एक बड़ा जहाज था। अब वो क्या है, फंस गया इसमें, क्योंकि 60-70 मीटर चौड़ाई है इसकी, इसमें बड़े से बड़े जहाज़ों को अलाउ नहीं किया जा सकता है। वो क्या है कि उसकी दिशा चेंज हुई और पूरा बीच में फंस गया, और बहुत लंबा चौड़ा ट्रैफिक लग गया था। एंड इंडिया में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी एक जहाज़ के कारण, क्योंकि फिर लंबी दूरी तय करके आना पड़ रहा था, 5-5, 7-7 दिन। तो ये अपना संवेदनशील स्ट्रेटेजिक पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हुआ अपना स्वेज नहर। पनामा नहर देख लीजिए। अब इसमें क्या है कि स्वेज नहर में हमको लॉक वाले सिस्टम की जरूरत नहीं है, जल पास लॉक सिस्टम जैसे बोलते हैं। पनामा नहर पे देखते हैं हम पहले। तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। पनामा देश में अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। इससे क्या हो रहा है, नीचे वाला जो रास्ता था, ठीक है, नीचे वाला रास्ता होके आना पड़ता था पहले इस तरीके से, वो रास्ता सीधा हो गया। आगे बात समझ में, यानी 13,000 किलोमीटर की दूरी बच गई। इसमें कितनी बच रही, 13,000। पहले वाले में कितनी बच रही थी, अपने स्वेज वाले में 7,000, तो यानी डबल दूरी बच रही है इस वाले से। तो ठीक है, ये ध्यान रखने वाली पॉइंट है। तो पनामा नहर के लिए हमें मजबूरी में, क्योंकि 82 किलोमीटर लंबाई है इसकी, हमें टेक्निकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नहर समुद्र तल से ऊंचाई पर है, इसलिए इसे जल पास लॉक सिस्टम का उपयोग किया जाता है और जहाज़ों का पानी भर करके ऊपर उठाया जाता है। जहाज़ों में पानी नहीं भरा जाता, जहाज़ों के नीचे पानी भरा जाता है। ठीक है, एक्चुअली में 3 वहाँ पे झीलें हैं बड़ी बड़ी, नाम याद करो, गाटुन, पेड्रो एंड मिराफोलेरेस। एक अकेली नहर वो नहीं है ये कि सुएज नहर पूरा गड्ढा खोद के बना दिया है, झीलों के कॉम्बिनेशन के थ्रू है, थोड़ा बहुत गड्ढा खोदा गया, वहाँ गड्ढा खोदा ही नहीं जा सकता। तो 3 झीलें, गाटुन, पेड्रो एंड मिराफ्लोरेक्स। ठीक है, जब गाटुन झील में चढ़ाना होता है किसी जहाज को तो क्या करते हैं, ये जहाज लिया, इसको इधर से लॉक कर दिया और इधर की साइड से इसमें पानी डालेंगे, इधर से पानी डालेंगे तो नीचे से पानी इसमें जाएगा, और जब तक दोनों इक्वल आएंगे तब तक वो जहाज ऊपर उठ जाएगा, एंड देन फिर इसे ओपन करके इस साइड में एंट्री कर दी जाएगी। फिर दूसरी झील में भी इसी तरीके से पानी डाल के, मतलब जहाज के नीचे पानी डाला जाएगा एंड वो उससे पानी से ऊपर उठ जाएगा जहाज, एंड फिर एंटर कर दिया जाएगा नेक्स्ट झील के अंदर। लॉक सिस्टम है, इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, अगर ज़्यादा डीप में जाना है तो आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख लेना, बट नॉट इतना नहीं याद करना है आपको, बस इतना ध्यान रखना कि लॉक सिस्टम इसलिए है क्योंकि वहाँ जल स्तर समान नहीं है, इसलिए जहाज़ों को जो बीच में झीलें हैं गाटुन, पेड्रो एंड मिराफ्लोरेक्स, इनसे पहुंचाने के लिए वहाँ पे लॉक सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा राइन नदी में भी लॉक सिस्टम का है, डेन्यूब नदी में भी लॉक सिस्टम का उपयोग किया जाता है, स्वेज नहर में लॉक सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाता है। दैट्स इट। ये हुई अपनी पनामा, ये हुई अपनी स्वेज। उससे पहले हमने उत्तरी प्रशांत वाला, उत्तरी अटलांटिक वाला देख लिया। उत्तरी अटलांटिक वाले को सबसे व्यस्ततम बोला था हमने, इसे बृहद ट्रंक मार्ग, बिग ट्रंक रूट बोल दिया था हमने, और विश्व का 25% जो है व्यापार यहीं से मैंने बता दिया था आपको। और उत्तरी प्रशांत वाले में बोला सैन फ्रांसिस्को से लेके जापान के कोबो तक, उसके अलावा ये कनेक्ट हो ही रहे हैं, उत्तरी अमेरिका एंड एशिया वाला महाद्वीप। ठीक है, अब आते हैं विश्व के प्रमुख पोर्ट्स, बंदरगाह। इसमें से कोई काम का है चीज़ नहीं, बस याद रख लेंगे थोड़ा बहुत। ये देख लीजिएगा, ये देखिए, सिंगापुर सबसे व्यस्ततम बिजिएस्ट है। सिंगापुर जो है यहाँ पे है,
एक अपना इस जगह पे है सिंगापुर। बिजिएस्ट इसलिए है क्योंकि वो स्पोक एंड हब का काम करता है, तो विश्व के सारे लोग वहाँ पे सामान डाल देते हैं। संघाई है, हांगकांग है, दुबई है, टोक्यो है, ये बड़े बड़े हैं। इवन इफ सबसे व्यस्ततम में एक संघाई भी आएगा, तो सिंगापुर और संघाई सबसे याद इंपॉर्टेंट याद रख लेना। देन उसके अलावा यूरोप के प्रमुख बंदरगाह, रॉटरडैम नीदरलैंड का है, हैम्बर्ग जर्मनी का है, लंदन है, एंटवर्प है। देन अपना एंटवर्प भी अपना नीदरलैंड का ही है। अमेरिका का न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस एंड ह्यूस्टन है, ये अपने प्रमुख हैं। एक सवाल पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा समुद्र पत्तन नहीं है? समुद्र पत्तन यानी समुद्र के किनारे कोई बंदरगाह। बंदरगाह समुद्र के किनारे भी होता है और बहुत सारी जगह नदी के किनारे भी हो जाता है। समुद्र से एंटर करके और नदी के द्वारा भीतर तक पहुंचा दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में कोलकाता का बंदरगाह है, ठीक है, कोलकाता में अपनी जो नदी है उसके माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। ऐसे ही काहिरा, काहिरा बंदरगाह जो है ना, काहिरा बंदरगाह, इसमें देखेंगे हम तो ये मिस्र वाला जो देश है, चलो स्वेज नहर वाले में दिखा देता हूँ, उसमें मिल जाएगा। यहाँ पे इस जगह से ये नदी आ रही है, कौन सी नदी है ये? ऊपर से नीचे तक जो नदी जा रही है, आपको याद होगा अच्छे तरीके से, ये नदी कौन सी है ऊपर से नीचे जा रही है? नील नदी। नील नदी के किनारे पे यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है काहिरा, जो कि मिस्र की राजधानी है। तो अगर हमें मिस्र में सामान पहुंचाना है तो पहले नील नदी में एंटर होंगे, फिर काहिरा तक पहुंच जाएंगे। तो काहिरा पोर्ट जो है वो नदी पोर्ट है, ना कि समुद्र पोर्ट। ये समुद्र पोर्ट है, ये समुद्र पोर्ट है समुद्र के किनारे, लेकिन जो नदी के किनारे वो नदी पोर्ट होता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है सवाल। काहिरा नील नदी के किनारे बसा शहर है, समुद्री बंदरगाह नहीं है। बाकी तीनों डबलिन आयरलैंड का बंदरगाह है, लिस्बन पुर्तगाल का बंदरगाह है, और रॉटरडैम नीदरलैंड का प्रमुख बंदरगाह है। अच्छा, पत्तनों का वर्गीकरण ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई काम का नहीं, बेसिकली मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एक होता है पुनर्निर्यातित पत्तन या एंट्री पोर्ट, जो उधर हम पढ़ रहे थे एक बार, हब एंड स्पोक वाला तरीका वही है कि भाई सारा सामान एक जगह भेज दिया, फिर वहां से सब देशों को भेज दो। दुबई में भेज दो, सिंगापुर में भेज दो, रॉटरडैम, कोपनहेगन, मतलब यूरोप वालों को अगर सामान भेजना है, जर्मनी वालों को, तो सबसे पहले एक जगह भेज देते हैं, वहाँ पे स्टोर करते हैं, फिर वहाँ से सब जगह यहाँ माल दूसरे देशों को भेजा जाता है इकट्ठा करने के बाद में, सिंगापुर हो, रॉटरडैम हो, कोपनहेगन हो, ठीक है, ये हुए। उसके बाद में आता है पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल क्या है कि बहुत लंबी दूरी की यात्रा जा रही है, तो बीच में जहाँ ईंधन पानी लेने की ज़रूरत है तो वहाँ पे पोर्ट ऑफ कॉल आता है। जैसे अदन की खाड़ी के पास में होनोलुलु, अब नीचे होके जा रहे हैं तो होनोलुलु बीच में आता है, मैंने बताया था इधर की साइड में आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा द्वीप समूह है, ठीक है, यहाँ पे। तो वो जो है अपना पोर्ट ऑफ कॉल, विश्राम करने का सिस्टम है बस। पैकेट स्टेशन ये छोटी दूरी के होते हैं, नदी वाला रास्ता होता है, थोड़ी बहुत दूरी का होता है, जैसे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। फेरी मतलब फेरी जो बोट होती है छोटी दूरी के लिए जो काम आती है, जो डाक यात्रियों के लिए, जैसे असम में चलती है तो वो फेरी जो है वो पोर्ट स्टेशन होते हैं। उसके अलावा तेल पत्तन जिसमें तेल जो है वो जहाज़ों में भरा जाता है, बड़े बड़े टैंकर्स में। तो एक होता है टैंकर पोर्ट्स, एक होता है रिफाइनरी पोर्ट। तो ये मराकोबो और त्रिपोली जो हैं वो टैंकर पोर्ट्स हैं, याद रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं है। रिफाइनरी वाला आवादान पोर्ट है। नौसैनिक पोर्ट, नौसैनिक का काम आएगा अपने इंडिया का, कोचीन, कारवार, ठीक है। उसके अलावा बाह्य पोर्ट, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि जो ओरिजिनल पोर्ट है वो छिछला हो जाता है, वो वहाँ पे गाद जम जाती है, तो फिर उसके बाद में दूसरा पोर्ट बनाया जाता है समुद्र के अंतर्गत, गहरे समुद्र में, तो वो होता है बाह्य पोर्ट, ठीक है। इनमें से कोई भी काम का है नहीं ऑब्जेक्ट, पढ़ना है तो पढ़ लेना आप, ठीक है। एक होता है जो रिडिस्ट्रीब्यूट काम करने के काम आएगा, एक होता है जो विश्राम करने के काम आएगा, एक होता है थोड़ी दूरी के लिए जाने के लिए, एक होता है तेल का टैंकरों के लिए, एक होता है सेना के लिए, एक होता है कि भाई ओरिजिनल पोर्ट में गाद आ गई है तो इसे थोड़ा सा समुद्र के अंदर भेज दो। अब इससे आगे आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेक पॉइंट्स, चौक पॉइंट्स, ठीक है। एक्चुअली में ऐसे पॉइंट्स, ऐसे स्थान जो बहुत बहुत संवेदनशील हैं, अगर इनको रोक दिया तो पूरा विश्व का व्यापार ठप हो सकता है, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो खत्म की जा सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स होते हैं। तो वैसे यहाँ पे तो इसका कोई रोल नहीं है, पर करंट अफेयर्स के हिसाब से आप देखिए, ठीक है। तो क्या है चौक पॉइंट्स? ये समुद्री संकीर्ण मार्ग है जो बड़े जलराशियों को जोड़ते हैं, इन्हें बंद करने पे विश्व व्यापार ठप हो सकता है। इधर की साइड में बड़ा जलमार्ग, इधर की साइड में जलमार्ग, थोड़ा सा नहर जा रही है बस नाम मात्र से। जैसे कि यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा, ये है पर्शियन गल्फ, ये है ईरान, इधर की साइड में यूएई, ये सऊदी अरब, ये ओमान,
इनके बीच में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में ये जो जलडमरू मध्य है ना, इसे बोलते हैं हम हार्मूज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, हार्मूज जलडमरू मध्य। फारस की खाड़ी यानी अपना ये पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी, ओमान गल्फ के बीच में है अपना हार्मूज जलडमरू मध्य। यहाँ दुनिया का 25% तेल व्यापार यहीं से होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको किसी ने चौक कर लिया तो ये मान के चलिए दुनिया का 25% तेल रुक जाएगा, क्योंकि ईरान से तेल जाता है, सऊदी से जाता है, यूएई से जाता है, ओमान से जाता है, इराक से तेल आता है, कतर से तेल आता है। ये सब देशों का तेल निकल के यहाँ होके जा रहा है 25% दुनिया का। तो कितना इंपॉर्टेंट जगह है, इसको अगर चौक कर दिया तो बहुत नुकसान हो जा सकता है। इवन इफ ईरान देश पे भी कंट्रोल करना डिफिकल्ट इसलिए हो पाता है क्योंकि ईरान के पास में इस हार्मूज जलडमरू मध्य को कंट्रोल करने का ऑप्शन है। वो जब चाहेगा तब इसे काम को कर सकता है, इसलिए ईरान के साथ में भी थोड़ी सी समझदारी के साथ में युद्ध करने की कोशिश की जाती है, जो अभी चल रहा है, आपको पता होगा, नहीं तो करंट अफेयर्स में पढ़ लेंगे उसे। दूसरा आता है बाब अल मंडेब, ठीक है, बाब अल मंडेब। ये मैंने बताया था, इधर की साइड में भूमध्य सागर, उसके बाद में स्वेज नहर से आप आ गए रेड सी में, ठीक है, लाल सागर में आ गए, और इधर की साइड में गल्फ ऑफ अडन, ठीक है, अडन, और इधर की साइड में एक देश है जिबूटी, ठीक है, जिबूटी करके। तो यमन और जिबूटी के बीच में या रेड सागर या लाल सागर और गल्फ ऑफ अडन के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसे हम बोलते हैं बाब अल मंडेब। जिबूटी का तो पूरा का पूरा देश है, पूरा का पूरा देश इसी चीज पर डिपेंड हो रखा है कि यहाँ पे बहुत सारे देशों ने, यूएसए ने, चाइना ने, इवन इफ इंडिया ने भी यहाँ पे अपने नौसेना अड्डे लगा रखे हैं। जिबूटी में नौसेना का अड्डा है सब देशों का मोस्टली, क्योंकि वो सुरक्षा के लिए। समुद्री में रास्ते में 2-3 नुकसान होते हैं, उनमें सबसे बड़ा नुकसान होता है पायरेट्स का। जो समुद्री डाकू होते हैं वो बहुत बड़े नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, ठीक है। तो जिबूटी देश और यमन के बीच में जो है, या रेड सी एंड गल्फ ऑफ अडन के बीच में है, उसका नाम है बाब अल मंडेब। ये भी चौक पॉइंट है, अगर इसको कवर कर लिया तो बस यूरोप और एशिया का डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पूरी स्थिति हो जाएगी इधर की साइड में। जैसे कि स्वेज में ब्लॉकेज आया था 2021 में, जिससे 12% ग्लोबल ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, ठीक है, याद रखना। एवरग्रीन जहाज था और जो इस तरीके से बीच में अटक गया था हवा के कारण, एंड उसके बाद में 7-8-10 दिन तक के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी सभी एशियाई देशों के लिए, जिसमें इंडिया तो शामिल था ही बहुत इंपॉर्टेंटली। और अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन, वो आती है मलक्का जलडमरू मध्य। अब मलक्का जलडमरू मध्य क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, अब मैं बोल रहा था ना कि भाई जो चाइना और यूएसए के बीच में व्यापार तो यहाँ से हो जाएगा, लेकिन चाइना को, जापान को, इधर की साइड में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, इनको ऑस्ट्रेलिया को तेल चाहिएगा, और तेल आ रहा है अधिकतर अपने सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इराक, कुवैत से, और वो तेल आता है इस तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इनके लिए यूरोप से भी व्यापार, अगर यूरोप से कुछ सामान जाना है तो यूरोप से हम अटलांटिक प्रशांत महासागर पार नहीं करेंगे लोग, यूरोप से ऐसे ही आता है और एशिया में पहुंचता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि विश्व के व्यापार का 40% हिस्सा इधर होके जाता है, 40% हिस्सा इस जगह पे होके जाता है। यहाँ पे रोजाना, ये प्रतिवर्ष गलत लिखा हुआ है, रोजाना इसमें 80,000 जहाज निकलते जाते हैं, ठीक है, इतने सारे जहाज निकल के जाते हैं इस वाले क्षेत्र में से, ठीक है। ये शायद मेरे हिसाब से पर डे का ही होगा, क्योंकि विश्व का 40%, ठीक है, पर ईयर भी हो सकता है, आई एम नॉट कंफ्यूज, देख लेते हैं अभी थोड़ी देर बाद में, ठीक है। तो विश्व का 40% जो है वो व्यापार इस मलक्का जल संधि के थ्रू होकर के जा रहा है। अभी मलक्का जल संधि कहाँ पे है? जो अपना साउथ ईस्ट एशिया है, ये अपना इंडिया के बाद में इस साइड वाला जो आता है हिस्सा, लेट मी शो यू इन सम अदर मैप, किसी और मैप में देखने की कोशिश कर लेते हैं मलक्का जल संधि को, ठीक है, यहाँ पे एंड यहाँ पे इस वाले में देख लीजिए। ये आपको दिख रहा है इंडिया, ठीक है, ये म्यांमार, ये अपना वियतनाम, नहीं ये म्यांमार, ये कंबोडिया, ये लाओस, ये वियतनाम, ठीक है, और ये थाईलैंड, ठीक है, और ये मलेशिया, इधर की साइड में इंडोनेशिया, और यहाँ एक छोटा सा कॉर्नर पे एक देश है जिसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर इस कॉर्नर पे होने के कारण ही फेमस हो लिया है, छोटा सा देश है, एक सिटी शहर है, देश है एक्चुअली में वो सिंगापुर।
तो विश्व का अगर व्यापार आ रहा है, यूरोप से कोई सामान जा रहा है चाइना के लिए इधर की साइड में, इधर की साइड में, या यहाँ से तेल जा रहा है, ठीक है, इधर की साइड में, या चाइना से सामान आ रहा है इंडिया के लिए आ रहा है, तो वो इस जगह पे होके आता है और इसको बोलते हैं मलक्का जल संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है। 40%, कुछ लोग बोलते हैं 33% के आसपास में इसी रास्ते से होकर के आता है। यानी सबसे ज़्यादा व्यस्ततम में तो वहाँ मैंने बताया क्योंकि बिजिएस्ट है वो, क्योंकि फास्टर चलता रहता है वहाँ पे, लेकिन माल सबसे ज़्यादा इधर होके जा रहा है और वो हो गया अपना 33% से 40% के बीच में। और ये कौन सी है? मलक्का जल संधि। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है मलक्का जल संधि। इसको चौक पॉइंट इसलिए बोला जाता है कि अगर बाई चांस इसको किसी ने कंट्रोल कर लिया, इसलिए अपना यूएसए की जो ब्लू नेवी है वो कंट्रोल करके रखती है सब जगह को, इसको अगर मान लीजिए कि किसी ने कंट्रोल कर लिया तो 33-40% व्यापार जो है वो ठप हो जाएगा। याद रखना है, ठीक है। कौन सी जल संधि हुई? मलक्का जल संधि। गॉट इट? ये रहा अपना मलक्का जल डमरू मध्य। तो हिंद महासागर के और दक्षिण चीन सागर के बीच में, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जिब्राल्टर जल संधि, ये अपना अल्टार्कटिक, ये भूमध्य सागर जो अपनी आगे वहाँ जाएगी स्वेज नहर के लिए, उससे पहले यहाँ पे एक जगह है, छोटा सा स्पेस है जो समुद्र को कनेक्ट करता है भूमध्य सागर को और अटलांटिक ओशियन को, वो है अपना जिब्राल्टर नाम का एक शहर, उसके पास में जिब्राल्टर जल संधि है। और ऊपर देखा जाए तो स्पेन, नीचे देखा जाए तो मोरक्को, पानी की बात की जाए तो अटलांटिक और मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के बीच में है जिब्राल्टर, ठीक है। ये यूरोप को अफ्रीका के बीच में अलग करते वाला काम है, ठीक है। तो ये क्या है? चौक पॉइंट्स हैं, ये बहुत संवेदनशील इलाके हैं। ओके, जिब्राल्टर वाला बताया मैंने, ठीक है। उसके अलावा स्वेज नहर है, बाब अल मंडेब है, हार्मुज जल डमरू मध्य है, मलक्का जल संधि है, याद रखेंगे। विश्व के प्रमुख आंतरिक जल मार्ग। अब आंतरिक वाला तो ये छोटे छोटे देशों के बीच में चल रहे होंगे, जैसे कि सबसे बिजिएस्ट है आंतरिक जलमार्गों में राइन नदी का मैंने बताया था, जिसे कोयला नदी भी बोलते हैं हम, ठीक है। पूरे जर्मनी से माल लेकर के और रॉटरडैम बंदरगाह तक पहुंचाया जा रहा है, रूर के कोयला क्षेत्र का कोयला लेकर जाया जा रहा है। तो ये राइन जलमार्ग ये विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है। उसके अलावा ये मैंने आपको बताया ही था, 5 इंपॉर्टेंट जो महान लेक हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी और ऑन्ट्रियो। उसके बाद में सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है, ग्रेट लेक्स। तो यहाँ पे सेंट लॉरेंस जलमार्ग भी बिजिएस्ट है, क्योंकि यहाँ तक सामान आ गया तो इस नदी के माध्यम से जाएगा। अब बीच बीच में इनको जोड़ने के लिए 1-2 नहर भी बनाई गई हैं, ये याद करनी है। एक सू नहर है सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में, याद करो। एसएच के बीच में कौन सी है? सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में कौन सी है? सू नहर। और एरी और ऑन्ट्रियो के बीच में नियाग्रा जलप्रपात भी है और बेलैंड नहर भी है, ठीक है, ये याद रखना है। तो एरी और ऑन्ट्रियो के बीच में कौन सी नहर है? बेलैंड नहर है। और सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में कौन सी नहर है? ये अपनी सू नहर है, याद कर सकते हैं। बोलगा जलमार्ग, बोलगा नदी पे बताया था मैंने, बोलगा और डॉन 2 नदियां हैं, उनके माध्यम से बीच में नहर के माध्यम से जोड़ा जाता है। बोलगा अपना पानी डॉन नदी अपने कैस्पियन सी में डालती हैं, तो यहाँ से बोलगा नदी के माध्यम से व्यापार होता है। मिसिसिपी, मिसौरी, ये भी ठीक ठाक है, यहाँ मैक्सिको खाड़ी से लेके और अंदरूनी भागों तक अगर सामान पहुँचाना है तो मिसिसिपी, मिसौरी नदियों के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। लेकिन काम का कौन सा है? राइन जलमार्ग एंड सेंट लॉरेंस में जो नहरें हैं ना, सू नहर सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में, एरी और ऑन्ट्रियो के बीच में बेलैंड नहर, ये याद रखनी है आपको। आंतरिक जलमार्ग, झीलें एवं नहरें, तो ये तो बता ही दिया मैंने। ओके, गॉट इट। यहाँ पे सू नहर कहाँ पे? सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में। एंड बेलैंड नहर कहाँ पे? एरी और ऑन्ट्रियो के बीच में है। ओके, और नियाग्रा वाटरफॉल भी इन दोनों के बीच में है। तो महान झीलों के बीच में सुपीरियर ह्यूरोन के बीच में सू नहर है, बेलैंड, एरी और ऑन्ट्रियो के बीच में है। ओके, एरी नहर तो एरी और ह्यूरोन के बीच में है ही। अच्छा, एरी नहर जो है वो एरी और ह्यूरोन के बीच में है। यहाँ पे एरी और ह्यूरोन के बीच में कौन सी है? एरी नहर। और एरी और ऑन्ट्रियो के बीच में कौन सी है? बेलैंड नहर, ये ध्यान रखना है। ओके, निकारागुआ नहर, निकारागुआ नहर भी एक इम्पोर्टेंट नहर है जो थोड़ा बहुत प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करने के लिए एक प्रस्तावित नहर है, अभी काम नहीं हुआ है। ये पनामा नहर का विकल्प है, अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ेगी, निकारागुआ झील को तोड़ करके इसे बनाया जाएगा। तो निकारागुआ नहर, निकारागुआ देश है एक जो मध्य अमेरिका है वहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे बनाई जाएगी। एंड बोलगा डोन नहर रूस में है, ये आपको बता दिया है। ओके, काला सागर से कैस्पियन सी से कनेक्ट कर रही है। ओके, ब्लैक सी से कनेक्ट कर रही है। एंड अब आता है अपना अगला वाला, और जो है अपना वायु परिवहन। उससे पहले अपना समुद्र परिवहन याद कर लेते हैं।
समुद्री परिवहन, ठीक है, एंड समुद्री परिवहन है। उसके अलावा एक है नदी परिवहन। नदी परिवहन, नदी परिवहन में तो 3-4 चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है सबसे व्यस्ततम कौन सा है नदी परिवहन आंतरिक जलमार्ग में, तो राइन नदी वाला है, जैसे हम कोयला नदी बोलते हैं। रूर इंडस्ट्रियल रीजन है, कोयला क्षेत्र है, वहाँ से लेके जाते हैं। उसके अलावा दूसरा आपको वोल्गा और डॉन वाला याद रख लेना है, रूस का, वो फेमस है। उसके अलावा कीवर्ड के रूप में याद रखने वाली तीसरी चीज़ थी, वो थी सू नहर की और बेलैंड नहर की। ये कीवर्ड के रूप में याद करने वाली थी। सू नहर है सुपीरियर और ह्यूरोन, सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में, सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है। सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में सू नहर है, और बेलैंड नहर है इरी एंड ऑन्ट्रियो के बीच में बेलैंड नहर है, और ह्यूरोन और इरी के बीच में तो इरी नहर है, इरी नहर है। ओके, ये ध्यान रख लेना है आपको। बस इतना नदी परिवहन वाला था। समुद्र वाले में जब मैं बात कर रहा था तो आपको सबसे व्यस्ततम बोल रहा था मैं, व्यस्ततम तो बोल रहा था अटलांटिक वाले को, जो कि 25% माल लेके जाता है, लेकिन बिजीएस्ट है, वहाँ चलता रहता है ऑलमोस्ट ऑल टाइम, ठीक है। और ये व्यस्ततम इसलिए क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है इसमें, जो माल जा रहा है ना वो महंगा माल है, ठीक है, इसलिए। दूसरा सबसे ज़्यादा जो माल ढुलाई के मामले में अगर देखा जाए तो माल या ढुलाई के मामले में अगर जाएगा वैल्यू में तो अटलांटिक वाला आ जाएगा, इसलिए उसे व्यस्तम बोल रहे हैं। माल ढुलाई में अपना मलक्का जल संधि वाला इंपॉर्टेंट है, मलक्का जल संधि वाला इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके अलावा उत्तरी प्रशांत वाला उत्तरी अमेरिका को अपने एशिया से कनेक्ट कर रहा था, न्यू अपना सैन फ्रांसिस्को को कोबे से कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। उसके अलावा चौक पॉइंट बताए थे, बाव अलमंडेब बताया था मैंने आपको, रेड सी एंड अदन खाड़ी में। उसके अलावा मैंने आपको बताया था अपना हॉर्मुज जल संधि, जो कि गल्फ ऑफ ओमान एंड पारस की खाड़ी के बीच में, फारस की खाड़ी के बीच में है हॉर्मुज जल संधि, वो भी मैंने आपको बताया था। उसके अलावा आपको मैंने जिब्राल्टर जल संधि बताई थी, जो कि अटलांटिक को भूमध्य सागर से कनेक्ट कर रही थी, वो बता दी थी। मलक्का जल संधि मैंने बताई थी। मलक्का जल संधि ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। यहाँ पे विश्व का 33% या 40% जो है वो माल यहाँ से होकर के जा रहा है, और सबसे ज़्यादा वाहन वो जहाज़ यहाँ से गुजरते थे। तो यही कीवर्ड के रूप में आपको समुद्री वाले के याद रखने थे। इनको रिवाइज करना चाहें तो ये देख लीजिए, ये तो मैंने बता दिया था, निकारागुआ प्रस्तावित है। देन ये वोल्गा, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस, राइन, ये मैंने बता दिया था। हार्मुज जल दमरू मध्य, ये गल्फ, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी, गल्फ ऑफ अडन एंड रेड सी के बीच में बाब अलमंडेब है। जिब्राल्टर बताया, मलक्का बताया, ये याद नहीं करना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रमुख उसमें जो बंदरगाह हैं उनमें सिंगापुर और सिंघाई, ये सबसे ज़्यादा जो है वो व्यस्तता में। और देन हमने पनामा नहर देखी थी, सुएज नहर देखी थी, अच्छे से याद की थी, उत्तरी प्रशांत सागर वाला देख लिया था, और ये जो सबसे व्यस्ततम था वो उत्तरी अटलांटिक मार्ग भी देख लिया था, ओके। एंड देन हम आते हैं अपना वायु परिवहन, सबसे तेज और सबसे महंगा, ठीक है, सबसे तीव्र गति वाला साधन है। उच्च मूल्य वाली, हाई वैल्यू वाली, हल्की एवं जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को भेजा जाता है एक जगह से दूसरे। इसमें डाटा याद रखने वाली पॉइंट भी है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम कुल यात्री के मामले में कौन सा जो एयरपोर्ट है वो है यूएसए का हॉटफील्ड जैक्सन, अटलांटा राज्य में आता है हॉटफील्ड जैक्सन, यूएसए का विश्व का सबसे व्यस्ततम कुल यात्री के मामले में। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय यात्री के मामले में पूछा जाए तो दुबई है। दुबई में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जो है यात्री आते हैं और जाते हैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और व्यस्ततम में अपने देश की बात की जाए तो वो आता है अपना यूएसए का अटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन, यूएसए का। यूएसए में बुलेट ट्रेन वगैरह और उन पे सब पे फोकस नहीं किया गया। यूएसए में तो अपनी इतना बड़ा एयरपोर्ट या अपना एयरलाइन नेटवर्क है कि ज़्यादातर लोग जैसे हमारे इंडिया में बस और ट्रेन पकड़ते हैं ना, ऐसे वहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 200-300 किलोमीटर भी जाना होता है तो अपने जहाज़ के थ्रू ही जाते हैं। तो याद रखना, सबसे व्यस्ततम अगर कुल यात्री में आता है तो अटलांटा राज्य का हॉटफील्ड जैक्सन यूएसए में है, और अंतर्राष्ट्रीय यात्री में आता है तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बाकी क्षेत्रीय हब के रूप में सिंगापुर है, हांगकांग है, टोक्यो है, यूरोप में है लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट है, पेरिस का है एंड फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट है, ओके।
और सबसे ज़्यादा व्यस्ततम वही अमीर अमीर देशों के बीच में रहेगा। यूरोप से लेके और उत्तरी अमेरिका के बीच में जाएंगे तो उत्तरी अटलांटिक ऊपर वाला समुद्र वायु परिवहन वाला, तो पूर्वी यूएसए और पश्चिमी यूरोप के बीच में सबसे घना वायु यातायात सिस्टम है। ओके, उसके बाद में प्रादेशिक वितरण की बात करें तो उत्तरी अमेरिका विश्व का सर्वाधिक हवाई यातायात वाला है, मैंने बताया यूएसए। ठीक है, यहाँ पे अपने ही महाद्वीप के अंतर्गत बहुत सारा नेटवर्क बना हुआ है। यूएसए के बाद नंबर 2 पे यूरोप में चलेंगे, जो जितना पैसे वाला है वहीं तो ये चलेंगे, वही अमीर का काम है वो तो। ठीक है, तो नंबर 1 और नंबर 2 पे कौन है? यूएसए, उत्तरी अमेरिका और यूरोप है हवाई जहाज के मामले में। ठीक है, उसके बाद में आता है एशिया। अब एशिया में जितना है उसका 70% 3 देशों में आता है, चीन, जापान और भारत में। ठीक है, वही पर्यटन के कारण सिंगापुर, थाईलैंड, बैंकॉक ये फेमस हब बन गए हैं। और दक्षिणी गोलार्ध जो अपना, उत्तरी गोलार्ध में तो ज़्यादातर फेमस देश देख लिए, दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका का आधा हिस्सा, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे बहुत कम वायु सेवाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, और नीचे की साइड में वैसे भी समुद्र वाला हिस्सा ज़्यादा है दक्षिण गोलार्ध में। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग में सबसे फेमस अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग वही हो गया, वो लंदन न्यूयॉर्क के बीच वाला दुनिया का सबसे व्यस्ततम वायु मार्ग हो गया। उसके अलावा दूसरा इम्पोर्टेंट जापान से और अमेरिका के लिए जा रहे हैं, या यूएसए से लेके और जापान के लिए जा रहे हैं, तो सैन फ्रांसिस्को से टोक्यो बीच में होनोलुलु पे रुक जाते हैं वो। ठीक है, फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ये। ठीक है, उसके अलावा आप मूवी देखी होंगी, वो नाम आता है। ठीक है, उसके अलावा लंदन से और जोहान्सबर्ग के लिए जो रास्ता है उसमें काहिरा रुक करके जाते हैं। बस ये हैं कुछ फेमस, अगर एयरपोर्ट नाम याद करने हो तो न्यूयॉर्क, अटलांटा, शिकागो ये याद कर सकते हो, बट काम का नहीं है। अच्छा, याद रखना लंदन का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है हीथ्रो एयरपोर्ट, टोक्यो का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है, टोक्यो यानी जापान का, हनेदा, और सिंगापुर वाला जो एयरपोर्ट है उसका नाम है चांगी एयरपोर्ट। बस अब आता है पाइपलाइन परिवहन। ये ऊर्जा की लाइफलाइन है, यानी इसके माध्यम से क्या होता है, जल को, पेट्रोलियम को, प्राकृतिक गैस को और स्लरी यानी तरलीकृत कोयले को ठोस के रूप में ना करके उसे पानी में मिला करके भेज दिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक लंबी दूरी तक भेजा जाता है। ठीक है, अब उसमें से प्रमुख रेलवे लाइन देखते हैं, अब प्रमुख पाइपलाइन देखते हैं। एक है ध्रुवजा पाइपलाइन। ध्रुवजा पाइपलाइन ये विश्व की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन है। ये क्या कर रही है, ये रूस है, ये यूरोप है। अब यूरोप को चाहिए तेल और तेल निकल रहा है रूस में, तो रूस से और पूर्वी यूरोप के बीच में ध्रुवजा पाइपलाइन है, जिसे विश्व की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। तो रूस से पूर्वी यूरोप में, जर्मनी, फ्रांस, इधर की साइड में जो पहुंचाया जाता है तेल, वो किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, पाइपलाइन के। इवन इंडिया का भी प्लान चल रहा है आगे के लिए, बट अभी उतना जो है वो अभी के लिए अफोर्डेबल नहीं है वो प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके अलावा एक इंडिया ने जो प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया हुआ है वो है तापी प्रोजेक्ट, भारत ऊर्जा सुरक्षा के उद्देश्य से। अब होगा क्या कि रूस से ऊपर की साइड में, मान लीजिए ये रूस है, यहाँ पे अगर मैप में देखें तो ये वाला रूस है, रूस से पानी अपना तेल आएगा कैस्पियन सागर तक। ठीक है, कैस्पियन सागर से यहाँ तक आ जाएगा, एंड यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, तो तुर्कमेनिस्तान से लेके और एक पाइपलाइन बिछानी है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया होते हुए। तो तुर्कमेनिस्तान के गिलकिंसिस नाम की जगह है वहाँ से, और भारत के पंजाब के फज्जलिका नाम की जगह तक अपनी एक तापी प्रोजेक्ट है। कौन कौन से देश हो गए, नाम से पता चल रहा है, टापी, टी यानी तुर्कमेनिस्तान, ए यानी अफगानिस्तान, पी यानी पाकिस्तान एंड आई यानी इंडिया। और ये क्या है उद्देश्य है इसका, रूस से जो तेल आएगा वो हमारे यहाँ सीधा सीधा पहुंच जाए। अभी समुद्र मार्ग से आता है, कंटेनर्स के माध्यम से आता है, समुद्री जहाज़ों के माध्यम से। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमारे बीच में एक बहुत ज़्यादा मूर्ख देश है, ठीक है, तो उसके कारण ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसके बाद में भारत के लिए तेल और सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट होते हैं, पाइपलाइन जो है वो अबाधित प्रवाह होता है, 24 आवर्स चल सकता है तेल, कम ऊर्जा खपत होगी और सुरक्षित भी होता है। ठीक है, उसके अलावा एक तो मैंने ध्रुवजा पाइपलाइन बनाई, एक और है रूस से और जर्मनी के बीच में कनेक्ट करती हुई नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है। ये भी तेल की गैस पहुंचती है इसके माध्यम से। तो रूस से दो चीजें हैं यूरोप में पहुंच रही हैं, तेल पहुंचाने के लिए ध्रुवजा पाइपलाइन और गैस पहुंचाने के लिए नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। ठीक है, ये समुद्र के रास्ते है, बाल्टिक सी के थ्रू आती है, बाल्टिक सागर के थ्रू आती है। ठीक है, तो नॉर्डिक स्ट्रीम याद रहेंगे, इसको कॉमकेन काम के से भी जाना जाता है। तो गैस पहुंचा रही है कोई। और एक पाइपलाइन और है जो फेमस है, वो है यूएसए में। यूएसए में मैक्सिको की खाड़ी में तेल मिलता है
और यूएसए के सभी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र यहाँ हैं, इनको चाहिए ऊर्जा, तो फिर यहाँ इन्होंने मैक्सिको खाड़ी से तेल पहुंचाने के लिए उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए एक पाइपलाइन बनाई जिसका नाम है बिग इंच पाइपलाइन। तो याद रखना है ये पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन बाल्टिक सी से आ रही है, रूस से लेके जर्मनी तक गैस पहुंचाने के लिए। दुर्वजा पाइपलाइन रूस से और पूर्वी यूरोप के लिए तेल पाइपलाइन है। और तापी प्रोजेक्ट अपने इंडिया का है, वो ये अपना प्रोजेक्ट है। अभी आप देख सकते हो तापी तुर्कमेनिस्तान से आएगा, यहाँ से आएगा तुर्कमेनिस्तान के गिलकिन नाम से, और वहाँ से अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत के फज्जिल का पंजाब में आएगा। ठीक है, इसकी 18 से 14 किलोमीटर लंबाई होने के चांस है। इवन इफ इंडिया में तो अपना पार्ट अलग आता है, बहुत सारी हैं। ठीक है, एक अलावा उसके अलावा कॉमकॉम ये बोल्गा यूराल तेल क्षेत्रों को पूर्वी यूरोप से जोड़ने का काम करती है। एंड इंडिया में भारत से नेपाल के बीच में है, मोतिहारी बिहार से लेके और नेपाल के अमलेखगंज तक है। कोई काम का अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया वाले में पढ़ लेना, बाकी देख लो। मोतिहारी से लेके अमलेखगंज तक जो है वो भारत नेपाल पाइपलाइन है। और चीन और म्यांमार के बीच में, अब चीन को क्या रास्ता इस तरीके से जाता है ना, अब चीन को डर है कि गलती से ये वाला रास्ता किसी दिन रुक गया मलक्का वाला, तो उसका तो चीन की पूरी अस्तेसी हो जाएगी, क्योंकि तेल पे डिपेंड होता है। तेल के बगैर तो कोई देश चल ही नहीं सकता, ऊर्जा के बगैर कैसे चल जाएगा। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है म्यांमार से लेके और चीन के कुनमिंग नाम की जगह तक वो पाइपलाइन बना रहे हैं, मलक्का को बाईपास करने के लिए प्रस्तावित प्रोजेक्ट है। ओके, दैट्स इट। अब अपना एक इम्पोर्टेंट और प्रोजेक्ट है, बहुत फेमस प्रोजेक्ट है, जो कि उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से जाना जाता है। वो भी भारत का और रूस का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसे हम INST बोलते हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये है INST। अब ये भारत और रूस के बीच में कैसे जोड़ेगा। अभी भारत को जैसे जाना होता है तो फिर हम जाते हैं स्वेज नहर से हम जाते हैं भूमध्य सागर, फिर पूरा यूरोप पार करके ऊपर बाल्टिक सागर में होते हुए ऊपर से रूस पहुंचते हैं। बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है हमें, अभी के समय पे 21 दिन तक लग जाते हैं। अगर हम ये INST पूरा कर लेते हैं, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के हुए है, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आ ही रही है। तो वहाँ पे ये सितंबर 2002 में शुरू किया गया था भारत, ईरान और रूस के द्वारा। ठीक है, इन तीनों देशों के द्वारा उत्तर दक्षिण गलियारा। अब ये मल्टी मॉडल है। अब मल्टी मॉडल का मतलब पहले हम देख रहे हैं कि सिर्फ पानी के रास्ते जा रहा है, सिर्फ रेल के रास्ते जा रहा है, सिर्फ सड़क के रास्ते। अभी के लिए सारी चीज़ें यूज होंगी, पानी से भी सामान जाएगा, फिर कंटेनर को रेल में रख देंगे और फिर कंटेनर को सड़क पे भी यूज कर लेंगे, यानी वाहनों के थ्रू भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये है मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। अच्छा, एक और मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इंडिया का कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये इंडिया का कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो हमारी इंडिया की ज़रूरतों के हिसाब से है। ठीक है, वो कैसे है कि इंडिया का यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, चिकन नेक के नाम से जिसे बोला जाता है। बहुत छोटा सा सकड़ा सा रास्ता है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, सिक्किम ऊपर तक। तो यहाँ पे 25-30 किलोमीटर के आसपास में, 22 किलोमीटर का बोलते हैं। इंडिया अपनी और सिक्योरिटी चाहता है, तो इंडिया ने क्या किया, यहाँ से कलकत्ता से समुद्र के रास्ते जाएंगे म्यांमार में, म्यांमार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। हम वहाँ पे एक नदी है कलादान, उसके माध्यम से अंदर तक जाएंगे, फिर वहाँ से एक रोड कनेक्ट कर रहे हैं। तो उत्तरी पूर्वी भारत को जोड़ने के लिए भारत के एक रास्ता तो ये है ही, दूसरा रास्ता है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस नोट्स में है नहीं तो आप लिख लेना, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये कलादान नदी के माध्यम से मल्टी मॉडल है, यहाँ से समुद्र के रास्ते गए, यहाँ से नदी के रास्ते गए, वहाँ से सड़क के रास्ते गए, तो मल्टी मॉडल है। ऐसा ही INST है, ऐसा ही क्या है INST है। इसमें क्या होगा कि हम मुंबई से चलेंगे सामान, तो मुंबई से समुद्र के रास्ते जाएंगे, ईरान में बंदरगाह आएगा जिसका नाम है बंदर अब्बास। ठीक है, ठीक है, या चाबार पोर्ट के पास में, और वो इनसे कनेक्टेड ही है। ठीक है, तो ईरान में पहुंचे हम बंदर अब्बास पोर्ट तक, वहाँ से सड़क के रास्ते जाएंगे अजरबैजान के बाकू शहर तक। ठीक है, अजरबैजान के बाकू शहर तक जाएंगे, फिर कैस्पियन सी वगैरह यूज कर लेंगे, एंड उसके बाद में फिर रेल लाइन का यूज करेंगे मॉस्को तक, और फिर उसके बाद में सेंट पीटर्स तक रेल लाइन का। तो ऊपर से आना हो तो सेंट पीटर्स से रेल लाइन आएंगे मॉस्को होते हुए अजरबैजान तक, फिर उसके बाद में सड़क से आएंगे पूरे ईरान को पार करके, एंड देन समुद्री रास्ते के माध्यम से भारत के लिए। तो ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये भारत, ईरान और रूस का प्रोजेक्ट है।
एंड इसमें समुद्र मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग का प्रयोग है, तो इसलिए मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, इससे समय की बचत हो जाएगी, 16 से 21 दिन कम हो जाएंगे, एक्चुअली में समय बच जाएगा, 40% समय कम हो जाएगा। सुएज नहर वाला जो रास्ता यूज करते थे ना हम पहले, ये वाला रास्ता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन लागत भी 30% कम हो जाएगी। चीन ऐसे ही अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है चाइना को पूरे यूरोप से जोड़ने के लिए। ऐसे ही उसका जवाब है हमारा इंडिया की तरफ से, वो INST प्रोजेक्ट है। मध्य एशिया तक भारत की पहुंच पक्की हो गई, यहाँ से मध्य एशिया हम जा सकते हैं आसानी से, तो वो INST प्रोजेक्ट के रूप में है। गॉट इट। और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट म्यांमार के थ्रू हम अपने उत्तरी पूर्वी राज्यों को कनेक्ट करने वाले हैं, 7 सिस्टर को। एशिया की प्रमुख पाइपलाइन ये मैंने बता दी, तापी वाला, ये वाला मैंने आपको समझा दिया, पाइपलाइन ये कवर हो गई। नाउ आता है अन्य अन्य परिवहन के संसाधन। इसमें कुछ समझने का है नहीं है, ठीक है। ये आपने रोपवे वगैरह देखी होगी, केबल कार वगैरह, तो हमारे यहाँ पे जो शुरुआत हुई थी पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जैसे वैष्णो देवी के लिए जाने के लिए रोपवे वगैरह की शुरुआत हुई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में होती है, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरीके से केबल कार, इवन एक मैदानी क्षेत्रों में बनारस में भी रोपवे बस की शुरुआत हो चुकी है। तो तीव्र वाले पहाड़ी क्षेत्रों में रज्जू मार्ग बोलते हैं हिंदी में, वैसे तो हम रोपवे या केबल कार बोलते हैं। उसके अलावा पाइपलाइन में स्लरी डाल के भेजा जा सकता है, केवल तरल पदार्थ नहीं है पाइपलाइन में, हम उसके अलावा ठोस पदार्थों जैसे कोयला, लोहे को भी पाउडर बनाकर पानी के साथ घोल के रूप में पाइपलाइन में भेज सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अपना ये अलग चैप्टर हो सकता है कभी, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे है नहीं, संचार नेटवर्क जिसे अदृश्य परिवहन बोलते हैं। मैं आपको कुछ पहुँचा रहा हूँ, सूचना माध्यम पहुँचा रहा हूँ, तो इंटरनेट के माध्यम से इसे हम संचार माध्यम बोलते हैं। ओके, उसके बाद में प्रमुख चुनौतियाँ, सुएज नहर वाला संकट मैंने बता दिया। क्या होता है समुद्री रास्ते में, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एक तो होता है कि जो चौक पॉइंट्स हैं वो बहुत जो है वो संवेदनशील हैं, उनको अगर रोक दिया गलती से भी तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। एवर गिवन नाम के एक जहाज था 2021 में सुएज नहर में, तो उसे हम सुएज संकट के नाम से बोलते हैं। इवन इफ जब 1956 में सुएज का राष्ट्रीयकरण करके मिस्र में मिलाया गया था, तब भी बहुत दिनों तक दिक्कत आई थी। दूसरा, समुद्री डकैत, सोमालिया तट पे और मलक्का वाले क्षेत्रों में समुद्री डकैत। सोमालिया जो देश है अफ्रीका का, वो तो फेमस ही इसलिए है, इसमें शायद मैप में कहीं तो मिलेगा, लेट मी शेयर यू एग्जैक्ट लोकेशन। जिबूटी के जस्ट नीचे जो है वो सोमालिया देश के रूप में आता है, ठीक है। तो वो एक फेमस है किसके लिए, पायरेसी के लिए, वो समुद्री डाकू के लिए फेमस है, जिबूटी के जस्ट नीचे जो आता है। ओके, लेट मी डू इट हियर, यहाँ पे भी नहीं है, शायद वहाँ पे हो सकता है अपना जो सुएज नहर का था, ये रहा सुएज नहर वाला। हाँ, यहाँ पे मान लीजिए कि इस वाली जगह पे जो है वो सोमालिया देश है, ठीक है। इस जगह पे ये जिबूटी है, उससे नीचे सोमालिया देश है जो कि डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। एंड कैरेबियन वाला तो अलग केस है ही, वेस्ट इंडीज़ की साइड में पहले तो उनकी मूवीज़ हैं पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, वो भी समुद्री डाकू होते थे। अगर देखी हो तो आपने देखा होगा समुद्र में कैसे लूटपाट की जाती थी उस समय, ठीक है। ये वाला पार्ट हुए। तो समुद्री रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम रहे, एक तो भू राजनीतिक चौक पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं सुरक्षा की, और दूसरी बात ये भी ऐसा है कि कुछ ना कुछ कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तेल रिसाव के कारण बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मछलियाँ मर जाती हैं, ठीक है। तो तेल रिसाव होता है, कभी कभी कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हो जाता है। भविष्य में क्या हो रहा है, एक नया सिस्टम आने वाला है, हाइपर लूप वाला कॉन्सेप्ट। अगर पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो बेसिकली मैं बता देता हूँ। ट्यूब बनाई जाएंगी, जैसे अपना पाइपलाइन थी ना, पाइपलाइन तो पानी भेजने के लिए, अब आगे फ्यूचर में ऐसी ट्यूब बनाई जाएंगी। इंडिया में भी प्लान आने का है शायद, ठीक है, 10-5 साल में आ जाएगा। हाइपर लूप जो है सिस्टम है, इसमें वैक्यूम ट्यूब बनाई जाती है और पॉड्स के द्वारा यात्रा की जाती है। इस ट्यूब को वैक्यूम कर दिया पूरी को, इसमें हवा नहीं रही, और फिर उसके बाद में पॉड्स को भेजा जाता है बहुत तीव्र स्पीड से। ट्यूब यानी पाइपलाइन जैसा ही लेकिन बड़ा वाला ट्यूब है, टनल है, और इसमें जब भेजा जाएगा तो हवा नहीं रही तो उसकी स्पीड तेज ही रहेगी, क्योंकि उसको रोकने वाला कुछ भी नहीं है भाई। किसी भी जो वाहन है उसकी बहुत सारी स्पीड को हवा के द्वारा रोक लिया जाता है, इसलिए वैक्यूम ट्यूब बना के और फास्ट स्पीड से भेजा जाएगा आगे फ्यूचर में। एक बार तो इसका बहुत तगड़ा हल्ला हुआ था कि भाई फेमस हो जाएगा इस तरीके से, बट अभी ये सब जगह पे अभी तक कहीं प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, बट हाँ फ्यूचर की संभावना है। हरित परिवहन भी आएगा, इवन एक एयर कार भी आने वाली हैं, शुरू भी हो चुकी हैं थोड़ा बहुत, कुछ भी दुबई वगैरह में, थोड़ा बहुत यूएसए में एयर कार अवेयरनेस शुरू कर दिया है कि कार में बैठिए, आपको उड़ा के ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन जैसी होती हैं वो, उड़ा के ले जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी। हरित परिवहन ईवी आज के टाइम पे चल रहा है, हाइड्रोजन ईंधन चल रहा है,
उसके अलावा ड्राइवरलेस कार, एआई कारें, टेस्ला की कारें हो, इंडिया में महिंद्रा की हो, टाटा की हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट टेक्नोलॉजी उपयोग कर रही हैं। ओके, अब परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? एक तो ये पनामा नहर में लॉक सिस्टम है, सुएज नहर में नहीं है। सीकन नहर जो है वो जापान में समुद्र के नीचे है, 53 किलोमीटर है और सबसे पुरानी समुद्री नहर है। विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ठीक है, वो चिता और इरकुत्स्क इन जगहों से गुजरता है। इरकुत्स्क जो है वो फर केंद्र है और चिता कृषि केंद्र है। बंदरगाह याद रखने हैं अपने, सुएज नहर वाले ऊपर वाला जो बंदरगाह है वो अपना पोर्ट सईद है, एंड नीचे वाला जो है वो पोर्ट सुएज है, ये ध्यान रखना। ऊपर वाला पोर्ट सईद है और नीचे वाला पोर्ट सुएज है। काहिरा जो है वो यहाँ पे है मिस्र में, तो वो समुद्री बंदरगाह नहीं है, नदी पे है। ओरिएंट एक्सप्रेस वे याद रखना है, पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ रहा है, पनीर, सुअर, मांस इनके लिए। और बिग ट्रंक रूट, बिग ट्रंक रूट कौन सा है? यूरोप के बीच में और यूएसए के बीच में या उत्तरी अमेरिका के बीच में, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, उसे बिग ट्रंक रूट कहा जाता है। बिगेस्ट, बिजीएस्ट है, बिजीएस्ट है ये, वैल्यू के मामले में बिजीएस्ट है, पैसे के मामले में मत, ठीक है। और ये वाला जो है वो माल ढुलाई में बिजीएस्ट होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा माल इधर आता है 40% के आसपास में, मलक्का जल संधि होते हुए। ओके, तो वो इस तरीके से हमारा परिवहन वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया। मुझे पता है कि इस तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, एंड दिस इज़ द बेस्ट आई कैन गिव इट टू यू। एंड 5 PDF दी हुई हैं, 2 इंग्लिश वालों की हैं, 1 PPT है, एंड एक में अपना टेक्स्ट फॉर्मेट में, एक में अपना सवाल है। सवाल ज़रूर आप सॉल्व कर लेना, बाकी मुझे टाइम मिलेगा तो आपके साथ में अपना गूगल मीट में मैं सॉल्व करवा ही दूंगा। इस तरीके का अपना सवाल है, मतलब फास्ट सॉल्व कर पाओगे आप, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इट विल टेक टाइम। अब तो ना मैंने जो लेक्चर पढ़ा दिया तो अब आपके लिए ये हो गया ईजीएस्ट टास्क, ठीक है। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन। इसका सॉल्यूशन जरूर पढ़ना आप, ठीक है, आपके लिए यूजफुल है। इसका निर्माण कब हुआ, ये एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे डाली हुई हैं, ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं। निम्न में से किस देश का रेल नेटवर्क सबसे बड़ा है? तो रेल नेटवर्क में यूएसए सबसे बड़ा है। फास्ट देंगे लेकिन याद रखना सॉल्यूशन जरूर पढ़ना आप। ओके, किलोमीटर की दृष्टि से परिवहन के किस साधन द्वारा विश्व में सबसे अधिक माल ढोया जाता है? तो भाई ये सीधी सी बात है, किलोमीटर भी हो, माल ढोने के मामले में भी हो, समुद्री परिवहन विश्व का 80% जो है वो माल ढोता ही है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किन 2 शहरों को जोड़ता है? बार बार बोला, मास्को, व्लादिवोस्तोक, सेंट पीटर्सबर्ग से लेके अपना व्लादिवोस्तोक। तो यहाँ पे मास्को दे रखा है, तो इवन इफ सेंट पीटर्स तो व्लादिवोस्तोक देता तो वो ज़्यादा और सही होता। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं इसका पहला अंडर सी रेलवे टनल, तो वही सेकंड टनल, पहला मैंने बताया था आपको, पहला ये जो है वो 1988 में खुल गया था, और इंग्लिश टनल जो है वो 1994 में खुला था, ठीक है। रेलवे परिवहन में चैनल किसे बोलते हैं? याद कराया था, इंग्लिश चैनल वाला, इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाला यूरो चैनल। ओके, पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? बहुत फास्ट और आसानी से आप कर सकते हो ये, ठीक है। सुएज नहर, भूमध्य सागर, लाल सागर, आसानी से याद कर पाओगे। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो संगाई बंदरगाह। अच्छा ठीक है, ये याद रख लेना, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो संगाई बंदरगाह है, ठीक है। और यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है रॉटरडैम, नीदरलैंड वाला। सिंगापुर जो है वो ट्रांसिट के मामले में अग्रणी है। ओके, उसके बाद में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में परिवहन किस साधन का ऐतिहासिक रूप से रहा है? तो वो समुद्री परिवहन सब जगह। केप ऑफ गुड होप मार्ग का उपयोग किस कारण किया जाएगा? जब सुएज नहर बंद हो जाएगी तो उसका उपयोग होता है। कौन सा देश जलमार्ग परिवहन में विश्व में अग्रणी है? तो जलमार्ग के मामले में चीन जो है वो अब नंबर 1 पहुंच गया है। सड़क में यूएसए नंबर 1 है, रेल में यूएसए नंबर 1 है, लेकिन आंतरिक जलमार्ग वाले मामले में, आंतरिक जलमार्ग वाले में चीन जो है वो सबसे नंबर 1 है। आंतरिक जलमार्ग नदियों के द्वारा जो होता है ना, तो वो चीन निकल गया उसमें सबसे आगे अभी, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को क्या कहा जाता है? तो व्यस्ततम या महान ट्रंक मार्ग कहा जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जल संधि कौन सी है? तो मलक्का जल संधि, जहाँ ओवरऑल 40% है, व्यापार 25% और तेल 50% जा रहा है, ठीक है। ये SLOC क्या होता है? तो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिक्स रास्ते होते हैं समुद्र में जाने के लिए, वो होते हैं। कील नहर कहाँ पे है? तो कील नहर वाला पॉइंट और थोड़ा सा याद रखेंगे अभी के लिए। कील नहर जो है वो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। कील नहर जो है वो यूरोप है ना, उसमें आती है कील नहर, ठीक है। मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये अपना मैप, एंड इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए, ये डेनमार्क देश है ना, ये डेनमार्क देश है, आपको दिख रहा होगा। ओके, ये डेनमार्क है,
यहाँ पे ये उत्तरी सागर है और ये है बाल्टिक सी, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कील नहर है। ओके, कील नहर के माध्यम से उत्तरी सागर और बाल्टिक सी को जोड़ा जाता है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ा जाता है। देन विश्व में माल ढुलाई की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग वो एशिया और यूरोप का है। ठीक है, यहाँ पे 1/3 यानी 33% से ज़्यादा होता है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई, तो ये मैंने बता दिया था, हार्टबीट जैक्सन। ये पूछे गए सवाल हैं, सब कवर हो जाएंगे। विश्व में कौन सा वायु मार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई मार्ग है? दो शहरों के बीच में, तो टोक्यो और सियोल के बीच में अभी नंबर 1 है। पहले लंदन और न्यूयॉर्क का होता था, अभी टोक्यो और सियोल हो चुके हैं। ओके, हब एंड स्पोक वाला बता दिया है, एंड ट्रांस कनाडियन हाईवे की लंबाई। तो ये जितने भी सवाल हैं आपको खुद से सॉल्व कर लें। ठीक है, आई थिंक कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो शानदार तरीके से समझ में आ रहा है, एंड उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे, एंड लास्टली सिलेक्शन लेके ही जो है वो आप मानेंगे। एंड अगर मैं जितनी मेहनत करके आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ अगर उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद, जय हिंद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।